हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जो भी चीज़ें आपको सिखाने जा रहा हूं ये बहुत ही रिलेवेंट चीज़ें हैं फॉर अकाउंटिंग पर्पस। अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो अकाउंट्स का है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा जो कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत ही काम आने वाली है। तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। मैंने बहुत जगह से कंटेंट को इकट्ठा किया है, बहुत सारी नॉलेज को मैंने खुद इकट्ठा किया है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी मेरी वीडियोस हैं मेरे चैनल पर। जो अभी मैं टॉपिक आपको बताऊंगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, इससे रिलेटेड मेरी वीडियोस हैं, लेकिन इतनी क्लियरिटी के साथ मैंने आज तक कभी नहीं बताया, क्योंकि मेरी भी क्लियरिटी अभी जाकर हुई है और मैंने बहुत सारे कंटेंट देखे हैं, बहुत सारे कंटेंट मैंने इकट्ठा किए हैं, तब जाकर मुझे ये नॉलेज मिली है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये नॉलेज आप लोगों तक भी पहुंचाऊं और एक ही वीडियो के थ्रू पहुंचाऊं, क्योंकि मैंने जो लॉ की नॉलेज है वो भी इकट्ठा की। इसके अलावा आपको वो सारी चीजें मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा टैली सॉफ्टवेयर में, ताकि आप कहीं अगर अकाउंटेंट है तो आप ये सारी चीजें वहां पर इजिली वे में कर पाए। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आपके पास आधी नॉलेज पहुंचेगी, और आधी नॉलेज हमेशा खतरनाक होती है, ये आप सभी को पता होगा। तो आप पूरा इस वीडियो को देखें, आराम से देखें। आप वीडियो देखने के बाद 100% मुझे कमेंट बॉक्स में ये कहेंगे कि आपका टाइम बर्बाद नहीं हुआ। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन अगर आप इसे पूरी देखेंगे और अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, बल्कि यहां से कुछ ना कुछ आप सीख कर जाएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इस वीडियो में क्या सिखाने जा रहा हूं। देखिए, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कैपिटल एसेट क्या होती है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाता है, और अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करके लाते हैं बिजनेस यूज के लिए या पर्सनल यूज के लिए तो उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है अकाउंटिंग में और इनकम टैक्स वगैरह में, ये सारी चीजें सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं जो भी चीजें सिखाऊंगा प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, और दूसरी ये बात आप ध्यान रखिएगा कि मैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। दो चीजें होती है यहां पर, जब मैं कैपिटल एसेट की बात कर रहा हूं और डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं तो यहां पर एक अकाउंटिंग भी होती है। अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो उसके हिसाब से कुछ और तरीके भी होते हैं, लेकिन जिसको इनकम टैक्स अलाउ करता है अगर मैं उसकी बात करूं तो वहां पर बहुत सारी चीजें डिस अलाउ होती हैं। तो जो इनकम टैक्स बोलता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको वही काम आने वाला है, जो इनकम टैक्स बोलता है उसके हिसाब से कैसे आपको अकाउंटिंग करनी है अपनी टैली में, और क्या होती है कैपिटल एसेट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पर ये मानकर चल रहा हूँ कि आप में से काफी लोग को बहुत जानकारी होगी, काफी लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी होगी, और काफी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं हो कैपिटल एसेट क्या होती है। तो इसीलिए मैं थोड़ा स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको जानकारी अच्छे से मिल पाए। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे एकदम 100% क्लियरिटी तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जहां तक आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं बहुत सारी चीजें क्लियर कर दूं। तो जैसे मैंने अभी बोला कैपिटल एसेट, इसको अभी साइड रखिए। सबसे पहले आप लोग ये समझिए एसेट क्या होती है। वैसी कोई भी चीज जो आप खरीदते हैं, जो आप आगे चलकर बेच सकते हैं और जिससे वापस आप पैसे जनरेट कर सकते हैं, इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। एक होती है जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है कुछ टाइम के बाद, एक होती है जिसकी वैल्यू घट जाती है, लेकिन उसे आप यूज करते हैं अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में, और चीज को जब आप बेचेंगे कुछ ना कुछ वैल्यू आपको वो दे कर जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है आपकी एसेट। अब आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आपने पैसे कमाए 100 रुपए, 100 रुपए एग्जाम्पल बहुत छोटा एग्जाम्पल है, मानकर चलिए आपने 1 लाख रुपए कमाए, ठीक है, और 1 लाख रुपए कमाए और आपने अपने घर के लिए टीवी खरीदी, फ्रिज खरीदा। जनरली लोग यही करते हैं, जब भी लोग जब पैसे कमाते हैं तो अपने घर के लिए कुछ ना कुछ खरीद कर लाते हैं। किसी के पास ज्यादा पैसे होता है तो वो घर खरीद लेता है, कोई जमीन खरीद लेता है, कोई बाइक खरीद लेता है, कोई टीवी खरीद लेता है। तो ये जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं जिसे आप यूज करते हैं, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वैल्यू गिरती है, कुछ ऐसी चीजें जिसकी वैल्यू बढ़ती है, जैसे लैंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है, गोल्ड की जो वैल्यू है वो बढ़ती है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी एसेट होती है, यानी संपत्ति। कैसे आप लोग बोलते हैं एक साधारण लैंग्वेज में, अगर आपकी घर है, आपके पास लैंड है, आपके पास बाइक है, तो आप क्या बोलते हैं, ये मेरी संपत्ति है।
मैंने जितना भी कमाया है, मैंने कुछ पैसा लिक्विड में रखा है, कुछ पैसा बैंक में रखा है, कुछ पैसा मैंने अपनी संपत्ति में लगाया है, उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले एसेट की। एसेट क्या होता है, तो आपको अभी तक क्लियरली समझ में आ गया होगा, भले आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं होगी, लेकिन आपको साधारण लैंग्वेज में ये समझ में आ गया होगा कि वो सारी चीजें जिसे हम यूज करते हैं और जिसे हम बेचेंगे तो हमें कुछ ना कुछ एक वैल्यू मिलेगी, चाहे वो कम मिले ज्यादा मिले वो अलग बात है, लेकिन मिलेगी, उसे हम एसेट यानी संपत्ति बोलते हैं। ठीक है, अब एसेट में भी जो कैटेगरी होती है, कई प्रकार की कैटेगरी होती है। एक होती है एसेट में टेंजिबल एसेट, एक होती है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या होती है, जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। तो आप छू और देख किसे सकते हैं, जैसे आपने बाइक खरीदी, इससे आप छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। आपने लैंड, बिल्डिंग, फ्रिज, टीवी, एसी, ये सारी चीजें जो हैं आप छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, ये हो गई टेंजिबल एसेट। एक होती है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट क्या होती है, जो एसेट तो होती है, संपत्ति तो होती है, जिसे आप बेचकर पैसे तो अर्न कर सकते हैं, ज्यादा भी कम भी कर सकते हैं, लेकिन उसे आप ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ये क्या होता है, जैसे किसी कंपनी का पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब सुना होगा आपने कि किसी कंपनी का अगर कॉपीराइट है तो उसे आप यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वो कंपनी ही यूज कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। और वो कंपनी अगर जब वो अपनी कॉपीराइट को बेचती है, मानकर चलिए वो अपना बिजनेस नहीं चला पा रही है, लेकिन कोई दूसरी कंपनी इंटरेस्टेड है उसके काम में और वो उसके बिजनेस को एक्वायर करना चाह रही है, तो वहां पर अगर वो उसके कॉपीराइट को परचेज करेगी तो उसे पैसे देगी, और वहां पैसे कम नहीं दिए जाते हैं, उसके बिजनेस के टर्नओवर, उसकी डिमांड के ऊपर पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर करोड़ों, अरबों, खरबों भी दिए जाते हैं, लाखों भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह है या कोई लाइसेंस वगैरह है, ये सारी चीजें क्या है, आपका एसेट है, लेकिन ये एसेट आपको दिखाई नहीं देता, इसे आप छू नहीं सकते हैं। तो इसकी वैल्यूएशन कैसे निकाली जाती है, बहुत लेंदी प्रोसेस है। इसकी वैल्यूएशन अगर नॉर्मल आप इंडिविजुअल पर्पस के पर्सन के हिसाब से समझेंगे तो इसकी जो वैल्यूएशन है वो निकाली जाती है जब आप इसे लेते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन पे जो आपका एक्सपेंस होता है या जो लॉयर की फी वगैरह देते हैं। जैसे मानकर चलिए आप कोई ट्रेडमार्क ले रहे हैं, उसको लेने के लिए आपने जो रजिस्ट्रेशन फी दी, गवर्नमेंट को, लॉयर को फी दी, प्रोफेशनल फी दी, ये सारी जो भी फीस आप देते हैं, इससे ही आप जोड़कर इसकी जो वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। अभी वैल्यूएशन की बात हटा देते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया इंटेंजिबल एसेट क्या होती है। अब टेंजिबल एसेट की बात करें, टेंजिबल एसेट में भी कैटेगरीज होती हैं। क्या कैटेगरी होती है, एक होती है मूवेबल, एक होती है इमूवेबल। मूवेबल क्या होती है, जो संपत्ति आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं उसे हम बोलते हैं मूवेबल एसेट, और जिस संपत्ति को आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते उसे बोलते हैं इमूवेबल एसेट। इसमें जो इमूवेबल एसेट है, इसमें बेसिकली दो ही चीजें आती है, एक होती है लैंड और एक होती है बिल्डिंग, क्योंकि आप इसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए बाइक की, एसी की, टीवी की, फ्रिज की, कार की, ये सारी चीजें क्या होती है, मूवेबल होती है, यानी उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ठीक है, ये आपको समझ में है। एसेट में दो कैटेगरी, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल में दो कैटेगरी, मूवेबल, इमूवेबल। अब इसके अलावा जैसे मूवेबल एसेट है ना, इसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक होती है फिक्स्ड एसेट, एक होती है करंट एसेट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट क्या होती है, फिक्स्ड एसेट होती है तुरंत जिसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसको आप साधारण लैंग्वेज में समझिए, जैसे मानकर चलिए आपका कोई बिजनेस है, सपोज कीजिए कपड़े का बिजनेस है, तो यहां पर जो आपका स्टॉक है, गारमेंट्स का जो स्टॉक है, ये क्या है, करंट एसेट है, जिससे हम स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोलते हैं, ये करंट एसेट है। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप उसे रोज बेचते हैं, रोज खरीदते हैं, यानी उसे रोज आप कन्वर्ट करते हैं, कैश में कन्वर्ट करते रहते हैं। कुछ ना कुछ स्टॉक आप रोज बेचते हैं, कुछ ना कुछ आप रोज परचेज करते हैं, तो वो आता है जाता है, तो आपका कैश में कुछ ना कुछ कन्वर्ट होते रहता है, और ये रेगुलर बेसिस पे होता है। करंट एसेट जो है रेगुलर बेसिस पे होता है, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। इसमें आपका कैश बैंक भी आ जाता है। करंट एसेट में कैश बैंक हो गया, किसी को आपने एडवांस दे रखा है जो 1 साल के अंदर आप उससे वापस ले लेंगे, यानी ऐसा एसेट जो कि जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, या इसके अलावा जो कुछ ही समय के लिए दिया गया हो वापस आ जाएगा। मानकर चलिए आपने किसी को एडवांस दिया, 6 महीने के लिए दिया, वापस आ गया, तो ये सारा होता है क्या, करंट एसेट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट क्या होता है, आपने अपने बिजनेस के लिए एक लैपटॉप परचेज किया जिस पर आप अकाउंटिंग करते हैं या कोई भी काम करते हैं, आप अपने बिजनेस के लिए एसी लाते हैं, जहां पर आप दुकान में एसी लगाते हैं, तो क्या इसे आप रोज बेचते हैं, क्या ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, क्या इसे बेचने से आपको नॉर्मल केसेस में क्या प्रॉफिट होती है, नहीं।
एक तो ये रोज बिकता नहीं है, रोज आप बिक्री भी नहीं करते हैं इसकी, ना ये तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाएगा कि आपने बोला कि भैया मेरा ये एसी ले लो तो तुम आपके पास ग्राहक खड़े हैं एसी लेने के लिए, ना ही इससे आपको कोई प्रॉफिट वगैरह जनरेट होने वाली है नॉर्मली। तो ये हमारा होता है फिक्स्ड एसेट, भले वो मूवेबल ही क्यों ना हो। एसी भी है, आप खोलकर कहीं तो ले जा सकते हैं, लेकिन मूवेबल भी है तो भी आप उससे जल्दी कैश में नहीं कन्वर्ट करा सकते हैं, तो ये फिक्स्ड एसेट हुआ। इसी तरीके से अगर आप घर में भी, जरूरी नहीं है बिजनेस, घर में आप अगर कोई टीवी फ्रीज ये सब लाते हैं तो क्या आप उसे इजिली, आपको अगर अभी एट ए टाइम कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या आप उसे तुरंत बेचकर वहां से पैसे रिलीज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो करंट एसेट में अगर इन्वेंट्री भी है तो वो भी तुरंत रिलीज नहीं हो जाती, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, कभी ना कभी आप साल 1.5 साल के अंदर बेच के निकाल ही लेंगे। अगर आप थोड़ा वैल्यू कम कर दे तो आप निकाल लेंगे, क्योंकि उसे खरीदने वाले लोग मिल जाएंगे, क्योंकि वो न्यू एसेट है। बात समझिए, जो आप इन्वेंट्री लाते हैं वो न्यू एसेट है, वो कोई भी खरीद लेगा। ओल्ड एसेट को खरीदने में टाइम लगता है, तो यहां पर फिक्स्ड एसेट जो है वो आपका एक तरीके से ओल्ड एसेट है, क्योंकि आप उसे खुद यूज कर रहे हैं। ठीक है, बात समझिएगा। तो अब आपको क्लियरिटी थोड़ी बहुत मिली होगी। क्या मिली कि एसेट क्या होता है, एसेट में क्या कैटेगरी होती है। तो यहां पर इतनी जो चीजें मैंने बताई, मैंने इसीलिए बताई क्योंकि अब मैं जो आपको सारी चीजें बताने जा रहा हूं, ये मैं फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड सारी चीजें बताने जा रहा हूं। जो भी चीजें मैं बताऊंगा फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड बताऊंगा, और फिक्स्ड एसेट को अकाउंटिंग लैंग्वेज में या इनकम टैक्स के लैंग्वेज में कैपिटल एसेट भी बोला जाता है। फिक्स्ड एसेट को अकाउंटिंग लैंग्वेज में या इनकम टैक्स के लैंग्वेज में कैपिटल एसेट भी कहा जाता है। तो यहां पर जो मैं वर्ड यूज करूंगा वो मैं कैपिटल एसेट का यूज करूंगा। तो अभी तक आपको यह समझ में आ गया कि कैपिटल एसेट क्या होती है, फिक्स्ड एसेट क्या होती है, आपको समझ में आ गया। अब आइए, इनकम टैक्स में कौन सी ऐसी एसेट है जिसको आप अपने बिजनेस के बैलेंस शीट में डाल सकते हैं, और अपनी जब रिटर्न फाइल करेंगे, जो भी आप रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स की, जब आप फाइल करेंगे तो वहां पर कौन सी ऐसी एसेट है जिसको आप दिखा सकते हैं। मतलब इनकम टैक्स कौन सी ऐसे एसेट है जिसको बोलता है बैलेंस शीट में डालने के लिए, कैपिटलाइज करने के लिए, डालने के लिए मतलब कैपिटलाइज करने के लिए। तो देखिए, यहां पर वैसी एसेट जिसकी वैल्यू एप्रिसिएट होती है, जिसकी वैल्यू एप्रिसिएट होती है यानी बढ़ती है, वो चाहे आपकी घर की हो, पर्सनल यूज हो या बिजनेस यूज हो, वो एसेट आपकी क्या होगी, बैलेंस शीट में कैपिटलाइज होगी फॉर बिजनेस पर्पस। यानी जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उस वैल्यू को आप किस में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है। और वैसी एसेट जिसकी वैल्यू डेप्रिसिएट होती है उसे कभी भी बैलेंस शीट में कैपिटलाइज नहीं किया जाता है। अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। उसके लिए आप अलग से बनाकर रख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी एसेट है, क्योंकि एक लिमिट के बाद जब आपकी इनकम 50 लाख या उससे ज्यादा हो जाती है तो कई बार आपसे पर्सनल एसेट की डिटेल भी मांगी जाती है, तो वो आप अलग से बनाकर रख सकते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में आप उसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे इनकम टैक्स के हिसाब से, क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पर वही एसेट आप डालेंगे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में जिसकी वैल्यू या तो एप्रिसिएट हो रही है या जिसकी वैल्यू डेप्रिसिएट तो हो रही है लेकिन वो आपकी पर्सनल यूज की एसेट नहीं है। यानी पर्सनल यूज की अगर कोई एसेट है और उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है तो उसे आपको बैलेंस शीट में नहीं डालना है, लेकिन अगर वहीं वो एसेट बिजनेस यूज में आ रही है लेकिन उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है तो उसे आपको कहां डालना है, बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करना है। तो ऐसी कौन सी एसेट है जिसकी जो वैल्यू है एप्रिसिएट होती है, चाहे वो आपकी पर्सनल यूज की हो या बिजनेस यूज की। लैंड, बिल्डिंग, इनकी वैल्यू नॉर्मली एप्रिसिएट होती है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर इनकी जो वैल्यू है वो एप्रिसिएट होती है, और जब आप इन्हें बेचते हैं तो वहां से जो आपको इनकम अर्न होती है इनकम टैक्स में वो कैपिटल हेड में टैक्सेबल होती है। ठीक है, उन पर टैक्स लगाई जाती है। तो अगर आप उसे बैलेंस शीट में डालेंगे ही नहीं तो इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर टैक्स कैसे लगाएगा। तो कोई भी ऐसी एसेट जो एप्रिसिएट होती है जैसे लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, प्रीसियस मेटल, या इसके अलावा ड्राइंग, जो कीमती ड्राइंग्स होती है जो बड़े बड़े फेमस आर्टिस्ट के द्वारा बनाई जाती है, या पेंटिंग्स, ये सारी चीजें लिस्ट दी गई है, 4, 5, 7 चीजें हैं जिसमें से मैंने सारी चीजें लगभग बताई दी आपको। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी जो एसेट है इनकी वैल्यू एप्रिसिएट होती है तो इन्हें आप बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करेंगे, चाहे वो आपकी पर्सनल यूज की हो या बिजनेस यूज की हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वैल्यू एप्रिसिएट हो रही है और उस एसेट को बेचने के बाद कैपिटल हेड में आपके ऊपर उसकी इनकम टैक्सेबल हो रही है तो वो आपकी बैलेंस शीट में क्या होगी, कैपिटलाइज होगी। ठीक है, अब आ जाइए कौन सी ऐसी एसेट है
जो कि हम पर्सनल यूज के लिए लाते हैं और जिनकी वैल्यू डेप्रिसिएट होती है। तो देखिए यहां पर समझिए, जैसे आप स्कूटी ले आए, बाइक ले आए, कार ले आए, टीवी ले आए, फ्रीज ले आए, एसी ले आए, किस लिए ले आए? अपने घर में लगाने के लिए, जिसका बिजनेस से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ना ही उसके होने से ना उसके ना होने से बिजनेस पर कोई फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, वैसी एसेट क्या होती है, उनकी वैल्यू डेप्रिसिएट होती है। डेप्रिसिएट का क्या मतलब, उनकी वैल्यू कम होती है, ठीक है, उनकी वैल्यू दिन पर दिन कम होती जाती है। तो वैसी एसेट को आपको अपने बैलेंस शीट में कैपिटलाइज नहीं करना है, ठीक है। अब आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों, उनकी वैल्यू जरूरी है डेप्रिसिएट होगी। कई बार हम लोग ने देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में भी कि हम बाइक लेके आए 50,000 में, और मान लीजिए 5 साल बाद जो बाइक हम 50,000 में लाए थे, आज उसकी कीमत मार्केट में नए पीस की कीमत है 1.5 लाख रुपया। तो मेरे पास कोई पर्सन है जो सेकेंड हैंड बाइक्स वगैरह परचेस करता है, उसने मुझसे 60,000 में ली, तो कहाँ वैल्यू डेप्रिसिएट हुई? तो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, जैसे ये एक आपने एक्सेप्शन लिया कि वैल्यू, क्योंकि मार्केट में जो रियल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। अब क्या है कि सेकेंड हैंड जो है वो भी जिस दाम पर खरीदा गया उससे ज्यादा में बिक रहा है, तो वो एक एक्सेप्शन है, वहां से आप जो भी अर्निंग भी कर लेंगे तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देनी है, वो पूरी की पूरी इनकम आपकी होगी, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। इसी तरीके से कोई सेलिब्रिटी है, अपना उतरा हुआ कपड़ा कहीं दे देता है और उसे लाखों रुपए में खरीद लिया जाता है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है, तो उससे भी कोई टैक्स नहीं देना है, वो उसकी पूरी इनकम हो जाएगी, ठीक है। यानी वैसी एसेट जिसे आप यूज करते हैं और पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं और जिनकी वैल्यू डेप्रिसिएट होती है, जाहिर सी बात है जो भी आप घर के लिए सामान लेकर आते हैं उसे आप दूसरे दिन भी बेचने जाएंगे तो नॉर्मली वो दूसरे दिन भी उस रेट में नहीं बिकेगा जिस रेट में आप लेकर आए हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका डेप्रिसिएट होगा। तो वैसी एसेट को आपको क्या करना है, बिजनेस के बैलेंस शीट में नहीं डालना है, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर आपकी गोल्ड, ज्वेलरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, क्योंकि इनकी वैल्यू एप्रिसिएट होती है तो इनको डालना है। अब आ जाइए, मानकर चलिए यही सारी एसेट आप बिजनेस के लिए यूज करते हैं, जैसे आप बिजनेस के लिए बाइक यूज करते हैं, बिजनेस के लिए एसी यूज करते हैं, बिजनेस के लिए लैपटॉप यूज करते हैं, जिससे आपके बिजनेस में आपको हेल्प मिलती है, तो वहां पर इसे आपको बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करना है, जिसे हम फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। क्यों करना है? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहां पर इनके ऊपर तभी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा जब आप इसे बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। और यहां पर क्योंकि इनकी वैल्यू जो डेप्रिसिएट हो रही है, यानी जैसे जैसे इनकी वैल्यू घट रही है, तो आपको इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन है सेक्शन 32 में, वो आपको वहां पर बेनिफिट देता है। वो क्या बेनिफिट देता है? मानकर चलिए आपने 1 लाख रुपए की बाइक ली अपने बिजनेस के लिए। यहां पर भी कुछ काफी चीजें हैं, जैसे कि आप उसे बिजनेस में कितना यूज करते हैं, पर्सनल यूज में कितना लेते हैं, फिर उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। तो यहां पर इन सारी जो टेक्निकल चीजें, इसमें हम नहीं जाते हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप 1 लाख की बाइक लाए और आप उसे पूरा का पूरा बिजनेस में यूज करेंगे, ठीक है। आप उसे पर्सनल यूज में यूज ही नहीं करेंगे। या यहां पर आप एक एग्जांपल ले लीजिए लैपटॉप का, बिजनेस यूज में आपका पूरा लैपटॉप जाएगा और 1 लाख का आप लैपटॉप लेकर आए, ठीक। अब मानकर चलिए जैसे जैसे साल बीतेंगे तो आपको इसके ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, हर एक एसेट के ऊपर अलग अलग डेप्रिसिएशन का रेट है इनकम टैक्स में। लैपटॉप के ऊपर क्या मिलता है, या कंप्यूटर के ऊपर आपको 40% डेप्रिसिएशन का रेट मिलता है। कितना मिलता है? 40%। तो मानकर चलिए 1 लाख का आप लैपटॉप लेकर आए, अगले साल आप इसमें से, मतलब जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, सॉरी मैंने अगले साल बोला, आप जब रिटर्न फाइल करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, जिस ईयर में आप लेकर आए उसकी जब रिटर्न फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर में, तो वहां पर क्या करना है, आपको अपनी लाख रुपए में से 40% माइनस करना है। 40% माइनस करने के बाद कितना आएगा आपकी वैल्यू, जो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी इस लैपटॉप की, कितनी आ जाएगी? 60,000 रुपए आ जाएगी, क्योंकि 40,000 माइनस हो जाएगा। तो अब आपकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, लैपटॉप की 60,000 हो जाएगी नेक्स्ट ईयर से। यानी जब आप नेक्स्ट ईयर में अपनी ओपनिंग डालेंगे तो वहां पर आप लैपटॉप की वैल्यू क्या डालेंगे, 60,000 रुपए डालेंगे, क्योंकि आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 40% की रेट से, ठीक है। यहां पर भी कुछ एक्सेप्शन है, वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। अगर आपने 180 दिन या उससे ज्यादा यूज कर लिया है, जिस साल आप परचेज करते हैं, याद रखिएगा जिस साल आप परचेज करते हैं उस साल आपने पुट टू यूज कर लिया है उस एसेट को 180 दिन या उससे ज्यादा, तो आप उसके ऊपर पूरा डेप्रिसिएशन लगाएंगे, यानी 40% लगाएंगे। और जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो अब आपकी जो एसेट की वैल्यू बचेगी डेप्रिसिएशन घटाने के बाद, अगर लैपटॉप की मैं एग्जांपल लूं, 1 लाख का लैपटॉप है तो यहां पर उसकी वैल्यू बचेगी 60,000 रुपए। और जो 40,000 है अब उसका क्या होगा, मानकर चलिए आपकी इनकम है
20 लाख रुपए। और यहां पर जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, यहां पर मैं इंडिविजुअल के केस में बता रहा हूं। इनकम टैक्स में जिससे इंडिविजुअल कहा गया, जैसे आप अपनी इनकम करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है आप, और आप अपनी इनकम करते हैं और आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एज ए इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करते हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर पहले आपको सारी चीजें क्लियर कर दूं कि मैं किन की बात कर रहा हूं। तो इस केस में क्या होता है कि वो जो 40,000 रुपए हैं, अगर मानकर चलिए आपकी इनकम है 20 लाख रुपए, तो नॉर्मली 20 लाख के ऊपर कितना टैक्स रेट होता है? 30%। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, उसमें अगर 20 लाख आपकी इनकम आ रही है और उसमें डेप्रीसिएशन आ जाए 40,000 रुपए का, तो अब आपकी इनकम बचेगी 19,60,000 रुपए। कितनी बचेगी? 19,60,000। अब इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। तो कई लोगों के मन में ये भ्रम होता है, जिन लोगों को नहीं मालूम है डेप्रीसिएशन क्या होता है, उन लोगों को लगता है कि अगर 40,000 रुपए मेरा डेप्रीसिएशन घट गया तो 40,000 की मुझे बेनिफिट हो जाएगी। यानी किसी एसेट के ऊपर मैंने कोई एसेट खरीदा और उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज हो रहा है, जितने रेट से चार्ज हो रहा है, जितनी वैल्यू चार्ज हो रही है, उतने की ही बेनिफिट हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। डेप्रीसिएशन की बेनिफिट कैसे मिलती है और किनको मिलती है, ये अब आप समझिए। जिसका जितना ज्यादा रेट रहेगा, यानी इनकम टैक्स में जो जितने ज्यादा रेट से टैक्स दे रहा है, यानी मैक्सिमम रेट क्या है? नॉर्मली सेस वगैरह को, सरचार्ज को हटा के देखा जाए तो मैक्सिमम रेट 30% है। ठीक है, तो अगर आप 30% से टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो आपकी जो प्रॉफिट है उसमें से ये 40,000 घटेगा। अब जो घटने के बाद वैल्यू आएगी उसके ऊपर 30% चार्ज लगेगी। यानी जैसे 19,60,000 हुआ, अब इसके ऊपर 30% कैलकुलेट होगी और आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। यानी इस 40,000 की वजह से आपका कितना बच गया? अगर 40,000 का 30% निकालें, क्योंकि 40,000 अमाउंट घटा तो उसके बाद जो बचा उस पर हमने टैक्स लगाया, लेकिन अगर ये 40,000 भी आता तो इसके ऊपर कितनी वैल्यू बनती? 40,000 का अगर हम 30% निकालेंगे तो 12,000 रुपए की आपको बेनिफिट हुई। कितने की बेनिफिट हुई? डेप्रिसिएशन आपने कितने रुपए का माइनस किया पीएनडल में? 40,000 का। बेनिफिट कितने की हुई? अगर आप नॉर्मली टैक्स की बात करें तो 12,000 की हुई। सेस वगैरह है, सरचार्ज वगैरह है, तो थोड़ा 1,000 1,500 और जोड़ लीजिए, लेकिन आप नॉर्मली बात कीजिए 12,000 रुपए की आपको बेनिफिट हुई। यानी पूरे 40,000 की नहीं हुई, 12,000 की हुई। और डेप्रिसिएशन लेने से क्या बेनिफिट होती है? आपको समझ में आया कि आपको टैक्स की छूट मिलती है, जो टैक्स का अमाउंट है उसकी छूट मिलती है। तो 12,000 का बेनिफिट होना कम बात नहीं होता है। ठीक है, अब मानकर चलिए यही एसेट वो पर्सन लेकर आता जिसकी जो टैक्स स्लैब है, यानी वो 20% की टैक्स स्लैब में है, तो उसे 8,000 की बेनिफिट होती। यही एसेट वो पर्सन लेकर आता जिसकी जो टैक्स रेट है, मतलब जिस रेट से वो टैक्स देता है वो है 10% का, तो उसे 4,000 की बेनिफिट होती। और यही एसेट अगर वो पर्सन लेकर आता जो 7 लाख के अंदर, अगर मैं इनकम टैक्स के न्यू स्लैब की बात करूं तो 7 लाख के अंदर तक आपको कोई टैक्स नहीं लगती है। तो जिसकी जो इनकम है अगर वो 7 लाख तक होती, ठीक है, तो वो अगर ये एसेट लेकर आता और डेप्रीसिएट घटाता भी, और घटाना पड़ता, क्योंकि यहां पर ये जो डेप्रीसिएशन घटाना है ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी। आपको डेप्रीसिएशन तो घटाना पड़ेगा, चाहे आपको छूट मिले ना मिले, इससे कोई मतलब नहीं। हर साल आपको डेप्रीसिएशन घटाना पड़ेगा अगर वो एसेट आपकी लाइबल है डेप्रीसिएशन घटाने के लिए। ठीक है, या आप लाइबल हैं डेप्रीसिएशन घटाने के लिए, तो आपको डेप्रीसिएशन घटाना ही पड़ेगा उस एसेट के ऊपर, भले आपको बेनिफिट मिले या ना मिले। तो अगर मानकर चलिए यहां पर किसी की इनकम 7 लाख तक की ही है और वो न्यू स्लैब में है, तो अगर वो डेप्रिसिएशन घटा भी देता है 30,000, 40,000, 50,000 कुछ भी घटा दे, तो उसे तो टैक्स ऐसे भी नहीं देना है, तो उसके घटने के बाद भी उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगी। तो यहां पर बेनिफिट किसको मिलती है और सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलती है? जो जितने ज्यादा टैक्स रेट में रहता है उससे ज्यादा बेनिफिट होती है डेप्रिसिएशन से। यानी जब कोई आप फिक्स्ड एसेट लाते हैं अपने शॉप के लिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया लैपटॉप का, तो यहां पर जो डेप्रिसिएशन घटती है तो इसका बेनिफिट किसे होता है? जिसकी सबसे ज्यादा हायर रेट होती है, और जितनी नीचे रेट रहेगी उतना कम बेनिफिट होगा। तो अब यहां पर फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ी क्लियरिटी के साथ बता रहा हूं। ये सब तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। अब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है, तो अब थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूं वीडियो को ताकि लेंथी ना हो जाए। सपोज कीजिए आपका बिजनेस है गारमेंट्स का, आप कपड़े बेचते हैं, आपको अपने बिजनेस में कपड़े बेचने हैं, लैपटॉप तो बेचना नहीं है। आप लैपटॉप लाए अकाउंटिंग करने के लिए या कोई और काम करने के लिए, जिससे आपके बिजनेस में आपको इजी हो जाए, आप बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। ठीक है, आप एसी लाए अपने थोड़े मतलब दुकान में, ताकि कस्टमर्स आए तो उनको गर्मी नहीं लगे, आप बैठे तो आपको भी गर्मी नहीं लगे, काम करने में मन करे। ठीक है, तो आपने दुकान में एसी लगाया। तो ये जितनी भी चीजें आप लगाते हैं, काउंटर, एसी और आपके लैपटॉप, ये सारी चीजें क्या है? फिक्स्ड एसेट है, कैपिटल एसेट। इसे कैपिटल एसेट भी बोला जाता है, फिक्स्ड एसेट भी बोला जाता है, बात एक ही है। ठीक है,
अब यहां पर एक और बात समझिएगा कि आप डेप्रिसिएशन उसी एसेट के ऊपर चार्ज कर सकते हैं जो पुट टू यूज है। मानकर चलिए आप कोई एसेट लेकर आए अपने बिजनेस में, फिक्स्ड एसेट ही है, आप उसे यूज करेंगे, हो सकता है अगले साल करें, 2 साल बाद करें, लेकर आ चुके हैं लेकिन उसे अभी तक यूज नहीं किया है, तो उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते हैं, पहली बात। ठीक, ये याद रखिएगा, पुट टू यूज होनी चाहिए, वो बिजनेस में यूज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली बात कीजिएगा तो लोग ले लेते हैं, वो एक अलग बात है, कौन इतना चेक करने आता है। अब आइए सेकेंड टॉपिक कि डेप्रिसिएशन कब मिलेगा। वो जो एसेट है, जो पर्सन डेप्रिसिएशन ले रहा है अपनी फाइल के अंदर, इनकम टैक्स फाइल के अंदर, उसके नाम पर ही होनी चाहिए। फुल्ली नाम पर हो, पार्सली नाम पर हो, या इसके अलावा लीज वगैरह लेकर रखा हो, वो होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि वो बिजनेस में यूज होना चाहिए। ठीक है, पुट टू यूज होना चाहिए, बिजनेस में यूज होना चाहिए, और इसके अलावा उसके नाम पर होना चाहिए, यानी वो ऑनर होना चाहिए। अब ऑनर फुल्ली भी हो सकता है, लीज्ड पर अगर लिया कोई एसेट तो उसके थ्रू भी मान लिया जाएगा, अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जिसमें प्रूफ कर पाए तो मान लिया जाएगा कि हाँ ये इसके नाम पर है, तो उस पर उसको डेप्रिसिएशन दे दिया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि डेप्रिसिएशन कब मिलता है। अगर मान कर चलिए कोई आप एसेट लाते हैं और उससे 10,000 के अंदर तक कोई एसेट है तो वहां आप कैश में खरीद सकते हैं, लेकिन अगर 10,000 या उससे ऊपर की कोई एसेट और उसे आप कैश में खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो वहां पर उस एसेट के ऊपर भी आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। उसे कैपिटलाइज कर सकते हैं बैलेंस शीट में, लेकिन उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, नहीं क्लेम कर पाएंगे आप। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि बैंक के थ्रू खरीदना है। यहां पर एक और बात ध्यान रखिएगा, जैसे बहुत से लोगों के दिमाग में होता है कि जैसे ये एसेट मेरे नाम पर है, मतलब पर्सनल नेम पर है, मेरा बिजनेस का नाम कुछ और है और मेरे पर्सनल नेम पर कोई एसेट और मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो बिजनेस के नेम पर आपने लिए, जैसे बहुत से लोगों को आपने सुना होगा फर्म के नेम पर लेते हैं एसेट, ठीक है, वहां पर उन्हें क्या बेनिफिट होती है, अगर आपने जीएसटी नंबर लेकर रखा है तो क्या होता है कि मानकर चलिए आप 1 लाख का लैपटॉप लाए, उस पर 18% जीएसटी लगी तो 1,18,000 हो गया। अब यहां पर फर्म के नेम पर लेने से एक बेनिफिट क्या होती है, वहां पर जो 18,000 की जीएसटी लगी है वो आपको हैंड टू हैंड उसी मंथ में, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटी के, उसी मंथ में आपको मिल जाएगी। या तो आप उसे अपनी आउटपुट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, या वो आपकी जो क्रेडिट लेजर है उसमें वो जाकर खड़ी हो जाएगी। वहां पर जब आप क्लेम कर लेंगे तो क्रेडिट लेजर में जाकर खड़ी हो जाएगी और आप आगे कुछ ही महीनों के अंदर उसे जाकर एडजस्ट कर लेंगे अपनी आउटपुट लायबिलिटीज से। तो बहुत से लोग इसीलिए ले लेते हैं फर्म के नाम पर कोई भी फिक्स्ड एसेट, ताकि उन्हें जो जीएसटी की वैल्यू है वो इंस्टेंटली मिल जाए, और बाकी जो रेस्ट वैल्यू है जैसे जो 1 लाख की, उस पर वो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इनकम टैक्स में। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर मानकर चलिए कोई एसेट है जो कि आपके नाम पर है और आप उसे बिजनेस में यूज कर रहे हैं, आप उसके ऑनर है, पुट टू यूज हो रही है, तो उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। यहां पर इससे मतलब नहीं है कि वो फर्म के नाम पर ही होनी चाहिए। और अगर मानकर चलिए कोई आप एसेट ऐसी लाती हैं जिसके ऊपर आप मतलब उसे फर्म के नाम पर लाते हैं, तो वहां पर जो उसका जीएसटी का अमाउंट है उसे आप क्लेम कर सकते हैं जीएसटी में, और जो रेस्ट अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स लगी थी, जीएसटी लगी थी, उस अमाउंट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि अगर मानकर चलिए 1,18,000 जो है, इसके ऊपर मान लीजिए हमने जीएसटी नहीं ली, मतलब जो 18,000 वो हमने जीएसटी में क्लेम नहीं किया, तो क्या इनकम टैक्स में हम इस वैल्यू के ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं 18,000 के ऊपर? हाँ, लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। हाँ, ये कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, जैसे कि आप अपने शॉप के नेम पर व्हीकल खरीद रहे हैं, जैसे कार या मान लीजिए बाइक वगैरह खरीद रहे हैं, और क्योंकि जीएसटी में उसकी जो आईटीसी है उसे अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है, बाइक्स वगैरह कार्स वगैरह की, तो वहां पर क्या है कि जो पूरी वैल्यू है विथ जीएसटी उसे आप कैपिटलाइज करते हैं अपने बैलेंस शीट में, और फिर उस पूरी अमाउंट के ऊपर अगर वो बिजनेस में यूज हो रही है, पुट टू यूज है, और साथ में कैश में अगर नहीं ली गई है, तो उसके ऊपर जो भी उसका जीएसटी डेप्रिसिएशन का रेट है उसके हिसाब से आप उसकी वैल्यू को रिड्यूस करते हैं WDV मेथड में। ठीक है, रिटर्न डाउन मेथड के अकॉर्डिंग आप करते हैं। कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं वो जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो WDV मेथड का यूज करेंगे। WDV मेथड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने 1 लाख की कोई एसेट खरीदी, उसके ऊपर 40% का डेप्रिसिएशन है, वो घटाने के बाद उसकी वैल्यू क्या आ गई 60,000, तो अब आप अगले साल 40,000 फिर दोबारा नहीं घटाएंगे, अब आप जो 60,000 है उसका 40% निकालेंगे, फिर जो वैल्यू बचेगी फिर नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो फिर उसका 40% निकालेंगे, यानी जो वैल्यू बचती जाएगी उसके ऊपर जो 40% निकालते जाएंगे, या जो भी रेट है डेप्रिसिएशन का वो निकालते जाएंगे, तो इस वैल्यू को बोला जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, इस मेथड के थ्रू आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे मानकर चलिए कोई फाइनेंशियल ईयर है, जैसे 24-25,
आज कौन सी डेट है? आज है 1/6/2024 और ये फाइनेंशियल ईयर कौन सी है? 24-25। इस ईयर में आप कोई मानकर चलिए एसेट परचेस करके लाते हैं, यानी फिक्स्ड एसेट परचेस करके लाते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए। अब इसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन का रेट हो, जैसे फर्नीचर के ऊपर नॉर्मली 10% है, मोबाइल्स वगैरह जो हो गई इस सब के ऊपर 15% है, लैपटॉप के ऊपर 40% है। ये तो आप डेप्रिसिएशन का क्या रेट है आप नेट से निकाल सकते हैं, इनकम टैक्स के पोर्टल से जाकर निकाल सकते हैं। तो जो रेट है उस एसेट के ऊपर पूरा का पूरा मिलेगा कब? जब आपकी वो एसेट 180 दिन या उससे ज्यादा यूज हुई हो उस साल के अंदर। यानी अगर हम मानकर चलिए खरीद कर लाए और हमने आज ही से शुरू कर दिया उसे यूज करना है या कल से यूज करना शुरू कर दिया, तो नॉर्मली माना जाता है जो बिल डेट है उसी के हिसाब से माना जाता है। तो अगर 4 अक्टूबर या उससे पहले आपने एसेट परचेज की है, 4 अक्टूबर या उससे पहले आपने एसेट परचेज की है, तो वो 180 दिन के अंदर मानी जाती है। यानी 180 दिन या उससे ज्यादा आपने यूज किया तो उसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन का रेट होगा पूरा का पूरा, जब भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे क्लेम कर लेंगे अपनी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन उस फिक्स्ड एसेट के ऊपर। लेकिन अगर वो 180 दिन या उससे कम एसेट यूज हुई है उस साल के अंदर, तो क्या होगा कि क्या कहते हैं, जो भी डेप्रिसिएशन का रेट होगा उसका हाफ, यानी मानकर चलिए 40% डेप्रिसिएशन है तो आप हाफ करेंगे, यानी 20% डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में आप क्लेम करेंगे, रिड्यूस करेंगे अपनी P&L के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से फिर आप उसके ऊपर 40% कर सकते हैं। बात समझिएगा, 180 या 180 दिन से कम यूज हुआ कोई एसेट किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो उसमें जो डेप्रिसिएशन है वो जो भी रेट हो उसका हाफ आप लेंगे इनकम टैक्स में, और अगर उससे ज्यादा हुआ तो पूरा का पूरा लेंगे। लेकिन नेक्स्ट ईयर से आप उसके ऊपर पूरा ले सकते हैं क्योंकि उस ईयर में आपका 180 या उससे कम दिन के लिए यूज हुआ है, बाकी ईयर में तो आपका उससे ज्यादा दिन के लिए यूज हुआ है। या मानकर चलिए कोई आप एसेट परचेस करके लाए हैं, पुट टू यूज आपने इस साल नहीं किया, नेक्स्ट ईयर आपने पुट टू यूज किया, तो इस साल तो आप उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्योंकि आपने पुट टू यूज किया तो वहां पर अब इसे कैलकुलेट नहीं किया जाएगा 180 दिन वगैरह को, वहां पर आपने पुट टू यूज कर लिया, चाहे आपने लेट से ही क्यों नहीं किया हो, वहां पर आपको पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन मिल जाएगा जो भी उसका रेट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए मैंने अभी तक आपको क्या क्या क्लियरिटी दी मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको बता दिया फिक्स्ड एसेट क्या होती है, कब उससे कैपिटलाइज करना है अपने बैलेंस शीट में, मैंने ये भी बता दिया। वैसी एसेट जो एप्रिसिएट होती है उसे आप कैपिटलाइज करेंगे, वैसी एसेट जो बिजनेस में यूज हो रही है भले वो डेप्रिसिएट होती है उसे आप बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करेंगे, बस इतना ही समझना है आपको। इसके बाद आपको मैंने क्या बताया, इसके बाद मैंने बताया कि डेप्रिसिएशन का क्या बेनिफिट होता है, इसके बाद मैंने बताया कि डेप्रिसिएशन कैसे आप क्लेम करते हैं, मतलब किस किस सिचुएशन में आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, मैंने ये सब भी चीजें बताई। अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि मानकर चलिए आप कोई सपोज कीजिए लैपटॉप लाए, कंप्यूटर लाए, कंप्यूटर की वैल्यू थी 1 लाख, ठीक है, और उसके ऊपर मानकर चलिए इंस्टॉलेशन चार्ज लगी या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगी, या आपने लोन पर मानकर चलिए लैपटॉप लिया था या कंप्यूटर लिया था, ठीक है। तो जब तक आप उसे पुट टू यूज करेंगे वहां तक जितना भी आपने उसके ऊपर एक्सपेंस किया है तो आप पूरा का पूरा एक्सपेंस आप क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू में एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा, आप 10-20 रुपए ठेला भाड़ा रिक्शा भाड़ा मत ऐड कर दीजिएगा, मेनली जो एक्सपेंसेस है जिसका आपके पास प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है वैलिड, उसे आप उसके वैल्यू में एड ऑन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो पुट टू यूज होने लग जाएगी एसेट, उसके बाद जो भी आप उसके ऊपर मानकर चलिए लोन लिया, इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं, तो वो आपके P&L में जाएगी। तो ये भी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि वैल्यू क्या लेनी है एसेट की, या तो आप बिल वैल्यू ले लीजिए, या नहीं तो जो भी उसके ऊपर चार्जेस वगैरह दिए, इंस्टॉलेशन वगैरह चार्जेस दिए, तो वो भी उसे ऐड करके दिखा दीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स अब यहां पर एक बात और ध्यान से समझिएगा, जैसे मानकर चलिए आप अपने बिजनेस के लिए 3 एसी लेकर आए, आपने अपने शोरूम के अंदर 3 एसी लगाइए और बिजनेस यूज के लिए लगाइए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं क्वांटिटी वाइज उस फिक्स्ड एसेट को डालते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं पूरी की पूरी वैल्यू उस एसेट की एक साथ डाल देते हैं, यानी 3 एसी अगर एक साथ आपने परचेज किए तो एक साथ आप उसे डाल देते हैं। तो इस तरीके से आप अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन जो इनकम टैक्स है वो क्या बोलता है, वहां पर इस तरीके से नहीं माना जाता है। वहां पर जो एसेट के ऊपर जैसे जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो अगर सेम है, जैसे मानकर चलिए लैपटॉप के ऊपर 40% है, उसी तरीके से कंप्यूटर पे भी 40% है, इसके अलावा मानकर चलिए जो प्रिंटर है उस पर भी 40% है, इसके अलावा मानकर चलिए जो आपका CPU UPS है उसके ऊपर भी 40% है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीजों के ऊपर 40% है।
यानी जिन एसेट का जो डेप्रीसिएशन का रेट है वो सेम है और कैटेगरी भी सेम है। जैसे ये सारी एसेट किस में आती है, प्लांट एंड मशीनरी में आती है। अगर ये सारी एसेट का डेप्रीसिएशन और कैटेगरी सेम है तो इसे एक ब्लॉक बोला जाएगा, भले इसके अंदर 500 एसेट क्यों नहीं हो, 5 लाख एसेट क्यों नहीं हो, या 5 एसेट क्यों नहीं हो। जब आप इनकम टैक्स में अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पर जब आप फिक्स्ड एसेट में दिखाएंगे तो ब्लॉक दिखाएंगे, वहां पर ऐसे नहीं दिखाया जाता कंप्यूटर है, 2 कंप्यूटर है, 4 कंप्यूटर है, या जो डेप्रीसिएशन है वो अलग अलग पार्टिकुलर एक एक सामान पर अलग अलग नहीं घटाया जाता है। भले आप अपने पास जब एक एस्टीमेट बनाते हैं, एक पेपर बनाते हैं, वहां पर अलग अलग घटाइए, जब आप इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो वहां पर उसे वो एक ब्लॉक मानता है और पूरे वैल्यू के ऊपर एक बार में डेप्रीसिएशन चार्ज होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक कैटेगरी की और एक डेप्रीसिएशन रेट की जो भी एसेट होगी उसे एक साथ जोड़ना है, चाहे उसमें से कुछ सेल भी हो रहा है तो उसे माइनस करना है, वो एक ब्लॉक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो भी मैंने चीजें आपको समझाई आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो अब मैं समराइज कर रहा हूं जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया। कैपिटल एसेट क्या होता है, वैसे एक्सपेंस जो कि रेगुलर बेसिस पर नहीं होते हैं और वैसे एक्सपेंस जो कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कैलकुलेट किया जाए तो उनसे उनकी वैल्यू हमेशा हाई होती है और जिनकी बेनिफिट हम 1 साल या उससे ज्यादा के लिए ले पाते हैं उसे हम कैपिटल एसेट बोलते हैं। जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे कि जो हम परचेज करते हैं, सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, मोबाइल एक्सपेंस, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि रेगुलर बेसिस पर होते रहते हैं। ठीक है, एक ही चीज रिपीट होते रहती है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंस होता है ये हमारा रिपीट नहीं होता है, ये 1 या 2 बार होगा साल के अंदर और फिर ये हमें लॉन्ग टाइम तक अपने बिजनेस में बेनिफिट देगा, तो इसे हम कैपिटल एसेट बोलते हैं। जैसे कि मानकर चलिए, अगर आप मान लीजिए कि आप एक वेबसाइट डेवलप करवा रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, तो इसमें जो मेंटेनेंस चार्ज वगैरह लेते हैं अगर वो अलग से दिखाई गई है, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट बनवाएंगे तो अलग से अगर दिखाई गई है तो ये आपका साल में मतलब 1 बार हुआ और इसका बेनिफिट आप साल में 1 बार ले सकते हैं। जो मेंटेनेंस जो आपसे चार्ज ली जाती है ये आप पूरे साल में बेनिफिट ले लेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से आपको ये पे करना पड़ेगा, यानी इसे आप 1 साल से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से होस्टिंग वगैरह हो गई, ये अलग से है, तो इसे आप 1 साल ही यूज कर सकते हैं। अगर आपने 1 साल के लिए ली है तो 1 साल ही यूज कर सकते हैं। लेकिन जो वेबसाइट को डेवलप करने के लिए जो आपसे चार्ज ली गई है वो आप कई सालों तक यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जो वेबसाइट को डेवलप करने के लिए चार्ज ली गई है ये हम कैपिटलाइज करेंगे अपनी बैलेंस शीट में, और ये इनटेंजिबल एसेट होगी, जैसे कि ट्रेडमार्क वगैरह होती है, और इनटेंजिबल एसेट के ऊपर 25% का डेप्रीसिएशन चार्ज होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको क्या समझ में आया कि वैसे एक्सपेंस जिसे हम रेगुलर बेसिस पर नहीं करते हैं और जिसकी बेनिफिट हम 1 से ज्यादा वर्षों के लिए लेते हैं अपने बिजनेस में, और जिसकी जो वॉल्यूम होती है वो नॉर्मली जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनसे ज्यादा होती है, तो वैसे चीजों को हम बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करते हैं, उन्हें ही हम कैपिटल एसेट बोलते हैं। तो आपको अभी मैंने जो वेबसाइट का एग्जांपल लिया आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बना है उसमें सारी चीजें अलग से दिखाई गई हैं, मतलब कि डेवलपमेंट चार्जेस अलग से हैं, जो पेजेस वगैरह के लिए लेते हैं, ग्राफिक के लिए लेते हैं, कोडिंग के लिए लेते हैं, ये सारी चीजें अलग से हैं, और 1 टाइम पेमेंट है और उसे आप 1 से ज्यादा सालों के लिए यूज करेंगे तो उसकी जो अमाउंट है उसे आप बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करेंगे, और बाकी जो आपका मेंटेनेंस चार्जेस है ये सब अगर अलग से दिखाया गया तो इसे आप P&L में डालेंगे। लेकिन अगर वो सारी चीजें इंक्लूड है और आपको कुछ बताया नहीं गया तो आप पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए फ्रेंड्स, यहां तक ये समझ में आ गया कि कैपिटल एसेट क्या होता है, किसे हम मानेंगे कैपिटल एसेट। अब कौन सा ऐसा एसेट है जिसे हम बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करेंगे, तो ये मैंने आपको बता दिया कि वैसे एसेट जिसकी वैल्यू एप्रिसिएट होती है, चाहे वो पर्सनल हो या बिजनेस के लिए हो, वो आप कैपिटलाइज करेंगे, और वैसे एसेट जो आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं भले वो डेप्रिसिएट होते हो उससे भी आप अपनी बैलेंस शीट में, जो बिजनेस की बैलेंस शीट है उसमें आप उसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। इसके अलावा डेप्रिसिएशन के लिए मैंने क्या समझाया था कि आप उस एसेट के ऑनर होने चाहिए। दूसरा क्या समझाया था, वो जो एसेट है पुट टू यूज होना चाहिए, यानी बिजनेस में यूज हो रहा हो। इसके अलावा बिजनेस में यूज होना चाहिए, यूज होना जरूरी नहीं है, बिजनेस में यूज होना चाहिए तभी डेप्रिसिएशन मिलेगा। और 10,000 या उससे ऊपर का जो एसेट है अगर आपने उसे कैश में लिया है तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं ले पाएंगे। अगर वो आपने अकाउंट पे चेक या यूपीआई या एनईएफटी के थ्रू लिया है तो आप उसकी बेनिफिट ले पाएंगे, यानी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर पाएंगे।
यहाँ पर ये याद रखिएगा, बैरल चेक वगैरह नहीं चलेगी। जो भी पेमेंट है वो अकाउंट में जानी चाहिए सामने वाले के, तभी उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर पाएंगे। तो आप में से कई लोग सोचेंगे ये कौन चेक करेगा नहीं करेगा, तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे कोई चेक नहीं करता, लेकिन जब आपकी स्क्रूटनी वगैरह होगी तब आप पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए आप ये काम कीजिएगा कि जब भी आप कोई एसेट ले रहे हैं, कैपिटल एसेट, तो उसे बैंक के थ्रू लें, ठीक है, कैश में ना लें। फ्रेंड्स, यहां पर एक बात आप लोगों के लिए जानना और भी जरूरी है। जैसे अगर आपकी बिजनेस से इनकम है, ठीक है, इसके अलावा कहीं और से इनकम है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बिजनेस से इनकम होनी चाहिए। तो आप जो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स में, वहां पर आपके पास 2 फॉर्म होते हैं। अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आपके पास ITR 3 होती है और ITR 4 होती है। यहां पर यह याद रखिएगा कि एक सेक्शन है, सेक्शन 44 AD। अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आप ITR 4 में जा सकते हैं, क्योंकि जो ITR 4 है उसमें अगर बिजनेस की रिटर्न फाइल करनी है तो वहां पर सेक्शन 44 AD में ही आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा ITR 3 में भी एक सेक्शन है जिसमें आप सेक्शन 44 AD के थ्रू रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वहां पर भी एक आपको अलग से दिया गया है कि आप सेक्शन 44 AD के थ्रू अपनी ITR 3 में भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉर्मल रिटर्न फाइल करनी है अपनी, मतलब जहां पर आपको सेक्शन 44 AD नहीं लेना है, तो आप ITR 3 ही लेंगे। वहां पर वो जो आपको अलग से टेबल दी गई है ITR 3 में सेक्शन 44 AD की, वो यूज नहीं करेंगे, नॉर्मली अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। तो आप में से कई लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा क्वेश्चन कि ITR 3 में जो हम फाइल करेंगे नॉर्मली और जो सेक्शन 44 AD है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, सेक्शन 44 AD क्या है, ये छोटे व्यापारियों के लिए जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम है, उनके लिए ये ऑप्शनल, ऐसा नहीं कि मैंडेटरी, ऑप्शनल है। दूसरी बात, अगर उनकी जो मतलब जो टर्नओवर है उसके हिसाब से जो उनका एक्सपेंस है, कैश का एक्सपेंस है, 5% या उससे कम है, तो उनकी टर्नओवर वहां पर 3 करोड़ भी काउंट की जाएगी। बात समझिए, नॉर्मली 2 करोड़ है टर्नओवर, अगर मानकर चलिए आपका छोटा बिजनेस है और 2 करोड़ या उससे कम की टर्नओवर है, तो आप सेक्शन 44 AD की बेनिफिट ले सकते हैं। उसमें कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, कुछ ऐसे बिजनेस है जिनको छोड़कर, यानी ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है, अगर कमीशन से इनकम है, ब्रोकरेज से इनकम है, इनको छोड़कर बाकी कहीं से अगर आपकी कोई बिजनेस से इनकम है तो आप सेक्शन 44 AD की बेनिफिट ले सकते हैं। 2 करोड़ तक की टर्नओवर तक आप उसकी पूरी बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर मानकर चलिए आपकी टर्नओवर 3 करोड़ भी है तो भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। बट यहां पर कंडीशन क्या है कि जो भी आपकी टर्नओवर है उसके हिसाब से जो आपका जो भी एक्सपेंस है, जो भी आप एक्सपेंस करते हैं, 5% या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कैश में। यानी 95% आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, कोई भी ट्रांजैक्शंस हो, वो बैंक के थ्रू होनी चाहिए। 95%, 5% की ट्रांजैक्शन आप या उससे कम ट्रांजैक्शन ही आप कैश में कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप 3 करोड़ तक की लिमिट मानेंगे अपने लिए सेक्शन 44 AD में। अब इस सेक्शन की बेनिफिट क्या है? इस सेक्शन की बेनिफिट ये है कि आपकी जो भी टर्नओवर है, आप उसका अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो 8% तक प्रॉफिट दिखाएंगे। अगर आपकी डिजिटली ट्रांजैक्शंस हैं यानी बैंक वगैरह के थ्रू है तो 6% की अपनी प्रॉफिट दिखाकर आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहां पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी अपनी टर्नओवर के हिसाब से प्रॉफिट दिखा दीजिए जो गवर्नमेंट ने कहा है, कम से कम 8% कैश के केस में और डिजिटल के केस में 6%। और अगर आप ज्यादा भी दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर कम दिखाएंगे तो आपको ITR 3 फाइल करनी होगी और ऑडिट कराना होगा आपको, ठीक है, ये याद रखिएगा। हाँ, एक केस में आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं बिना ऑडिट के, कि अगर आप फर्स्ट टाइम ही अपनी ITR 3 फाइल कर रहे हैं और कम भी अपनी टर्नओवर दिखा, मतलब प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो आप बिना ऑडिट के भी वहां फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार सेक्शन 44 AD ले लिया किसी भी ईयर में, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट ईयर में जाकर अपनी प्रॉफिट को कम करना चाहते हैं तो आपको ITR 3 फाइल करना होगा विथ ऑडिट, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत से जो छोटे व्यापारी है, जो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन कर पाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब जो इनकम टैक्स में कहा गया है, एक्सपेंस करने, उनकी रसीद, सेल, परचेज और भी जितने भी बिल्स होते हैं, कैपिटल एसेट वगैरह की, ये सारी चीज आपको अपने पास मेंटेन रखने पड़ेंगे। ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप नहीं रख पाते हैं, आप बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन कर पाते हैं, तो आप सेक्शन 44 AD की बेनिफिट लेते हुए अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जो भी टर्नओवर है उसका 8% दिखा दे, कैश के केस में 6% दिखा दे, बैंक के केस में, या अगर आपकी एक्चुअल जो इनकम है, अगर आपको पता है कि वो 8% से ज्यादा है तो वो दिखाएं, ठीक है, जो भी है आपकी 10%, 20%, 40%, जो भी है, ठीक है।
तो यहां पर ये याद रखिएगा, जैसे बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सेक्शन 44 एडी जो व्यक्ति लेता है उस व्यक्ति को डेप्रीसिएशन अलाउड नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए साफ तौर पे कहा गया है सेक्शंस के अंदर, सेक्शन 32 में जो डेप्रीसिएशन का सेक्शन, उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति सेक्शन 44 एडी लेता है उसके लिए डेप्रीसिएशन डीम्ड अलाउ होता है। डीम्ड अलाउ का मतलब है कि अगर मानकर चलिए आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं लेकिन आप ITR 4 ही फाइल करते हैं, क्योंकि नॉर्मली सेक्शन 44 एडी के लिए एक जो सेपरेट ITR फॉर्म बनाया गया वो ITR 4 है। ITR 3 तो कुछ एक्सेप्शंस के केस में फाइल करते हैं लोग सेक्शन 44 एडी में। मानकर चलिए आपकी कैपिटल गेन से इनकम हो गई, यानी शेयर वगैरह में आपने ट्रेड किया और वहां से इनकम हो गई, इंट्राडे नहीं, नॉर्मल जो शेयर वगैरह में हम ट्रेड करते हैं जैसे डिलीवरी लेकर, तो उस केस में क्योंकि आपको ITR 4 में कैपिटल गेन की इनकम आप नहीं दिखा सकते तो आप ITR 3 में जाएंगे और सेक्शन 44 एडी को लेते हुए आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो नॉर्मली कौन सा फॉर्म है इसके लिए? सेक्शन 44 एडी के लिए बिजनेस के केस में ITR 4। तो यहां पर बहुत से लोगों का यह कहना होता है कि हम डेप्रीसिएशन इसमें क्लेम नहीं कर सकते अपने एक्सपेंस में। तो मैं बता दूं कि डेप्रीसिएशन डीम्ड अलाउ होता है, यानी कि अगर मानकर चलिए आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और आपकी इनकम आ रही है 15%, यानी प्रॉफिट जो है टर्नओवर के ऊपर 15% आ रही है, और आप डेप्रीसिएशन घटाते हैं तो भी आपकी प्रॉफिट 8% से ज्यादा ही बैठती है, 9%, 10%, 12% जितनी भी बैठे, लेकिन 8% से ज्यादा ही बैठती है कैश के केस में, तो आप डेप्रीसिएशन अपना घटा सकते हैं, क्योंकि 8% जो प्रॉफिट है उसके बाद आप उसके ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं घटा सकते हैं। बात समझिएगा, मानकर चलिए आपने 1 करोड़ की टर्नओवर दिखाई और आपको अकाउंट्स नहीं रखते हैं, आपने दिखा दिया कि 8% मेरी क्या है, प्रॉफिट है, यानी 8 लाख मेरी प्रॉफिट है। अब आपको डेप्रीसिएशन घटाने के लिए या कोई भी एक्सपेंस घटाने के लिए आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। सिर्फ डेप्रीसिएशन नहीं, कोई भी एक्सपेंस आप इसके ऊपर अब नहीं घटा सकते। 8% तो मिनिमम दिखाना ही है कैश के केस में, और डिजिटल के केस में 6% प्रॉफिट तो आपको दिखानी ही है। लेकिन अगर वहीं पर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं और आपको पता है कि आपकी 20%, 40%, 15% यानी 8% से ज्यादा प्रॉफिट है, और डेप्रीसिएशन और जितने भी एक्सपेंसेस सबको घटाने के बाद भी अगर वो 8% से ज्यादा बैठ रही है तो आप इजीली घटा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को कम से कम 8% तो चाहिए ही। उसके बाद आपको कोई भी एक्सपेंस अलाउ नहीं, लेकिन उससे पहले अगर आपकी प्रॉफिट ज्यादा है तो आप घटा सकते हैं, चाहे वो डेप्रीसिएशन ही क्यों ना हो। तो ये आप याद रखिएगा। तो यहां पर जिनको भी ये इस तरीके का डाउट था उनके डाउट को मैंने क्लियर कर दिया। अब इसमें बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन आएगा कि जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो हम ITR 4 क्यों फाइल करें, हम ITR 3 में क्यों नहीं जाएं और हम 8% से कम की प्रॉफिट दिखाकर अपनी जो इनकम है वो गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ तक तो सेक्शन 44 AB में ऑडिट भी नहीं होता ITR 3 में, उसके नीचे अगर हमारी टर्नओवर है तो हम ऑडिट भी नहीं करवाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत से लोग करते भी हैं, लेकिन बहुत से लोग इसलिए ITR 4 फाइल करते हैं क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्म होता है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा, यहां पर बहुत से लोग अकाउंट्स तो मेंटेन करते हैं, उनके हिसाब से वो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, लेकिन जो इनकम टैक्स बोलता है उसमें बहुत सारी चीजें बारीकी से आपसे मांगी जा सकती है। अगर आप ये दिखाते हैं कि मैं अकाउंट्स मेंटेन करता हूं और ITR 3 फाइल करते हैं नॉर्मल केसेस में, तो आपसे जब भी कभी अकाउंट्स मांगा जाएगा तो उनकी जो भी चीजें हैं अकाउंट्स के अंदर मेंटेन करने की वो सारी चीजें मांगेंगे। तो हो सकता है उनके कुछ पैरामीटर्स तो आप कंप्लीट कर पाए, कुछ पैरामीटर जो अकाउंट्स मतलब मेंटेन करने के हैं वो आप कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसलिए बहुत से लोग रिस्क नहीं लेते हैं, या बहुत से लोग फॉर्म इजी है क्योंकि ITR 4, और बहुत से लोग तो लॉयर्स के थ्रू बढ़वाते हैं तो उन्हें भी ये इजी लगता है फॉर्म, तो वो लोग चाहते हैं कि कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिल जाए तो ITR 4 ही फाइल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट्स मेंटेन है और 1 करोड़ से कम की टर्नओवर है, तो आप अगर आपकी प्रॉफिट 3%, 4% भी है तो बिना ऑडिट के आप ITR 3 नॉर्मली फाइल कर सकते हैं, और वहां पर तो डेप्रीसिएशन वगैरह सब कुछ अलाउड है, ठीक है। लेकिन अगर आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं या अकाउंट्स मेंटेन करते भी हैं, इसके अलावा भी आप ITR 4 फाइल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि डेप्रीसिएशन डीम्ड टू भी अलाउ होता है, यानी कि 8% की अगर प्रॉफिट है उसके ऊपर आप फिर कोई एक्सपेंस नहीं घटा सकते, उससे ज्यादा किए तो घटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप में से काफी लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो क्या गवर्नमेंट उन्हें अलाउ करेगी ITR 4 फाइल करने के लिए। तो यहाँ पर आप उनकी लैंग्वेज ही समझ जाइए कि अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो 8% तो प्रॉफिट दिखानी पड़ेगी, लेकिन अगर आपकी एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है तो आप वो दिखाइए। तो एक्चुअल प्रॉफिट कौन बता सकता है? जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। तो गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब है, अगर आप एक्चुअल अपनी कैलकुलेट करके प्रॉफिट बताकर टैक्स दे देते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को इससे क्या मतलब है कि मतलब आप ITR 3 फाइल कर रहे हैं या ITR 4 फाइल कर रहे हैं। आप फाइल कर सकते हैं ITR 4,
तो फ्रेंड्स अभी तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बहुत से लोग जो एकदम बिगनर होंगे, जिन्हें सब नहीं पता है सेक्शन 44 एडी क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, तो उन्हें थोड़ी कंफ्यूजन होगी। लेकिन जिन्हें ये सब चीजें पता है, आईटीआर 4, आईटीआर 3, सेक्शन 44 एडी, सेक्शन 44 एवी, ये सारी चीजें पता है, तो उन्हें समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम नहीं खराब करते, अब सीधे आ जाते हैं पॉइंट पर कि कैसे हमें एंट्रीज करनी है टैली के अंदर। क्योंकि मैंने काफी सारी चीजें आपको डिटेल में समझा दी, लगता है 40 मिनट से ज्यादा की मेरी वीडियो बन चुकी है अभी तक। तो अब पॉइंट पर आते हैं। तो देखिए, मानकर चलिए आपके पास कुछ ऐसे एसेट हो सकते हैं जो कि आपके नेम पर हो, कुछ ऐसे एसेट हो सकते हैं जो आपने फर्म के नेम पर लिए हो, यानी कैपिटल एसेट की मैं बात कर रहा हूँ, फिक्स्ड एसेट की। तो उनके लेजर्स कैसे बनाने, एंट्रीज कैसे करनी है, फिर अगर आप लेकर आते अपने टैली में उस एसेट को, यानी एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद अगर कभी कोई एसेट सेल होता है तो उस टाइम पर क्या होगा, पूरा एसेट सेल हो जाता है तो क्या होगा, सारी चीजें अब मैं एक एक करके आपको क्लियर करूंगा। जीएसटी में क्या होगा, इनकम टैक्स में क्या होगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो देखिए, जैसे आपको सबसे पहले तो क्या बनाना होगा, अपने पास लेजर्स बनाने होंगे। तो टैली में जब आप गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर लेजर्स में जाएंगे। यहाँ पर मानकर चलिए आप कंप्यूटर लाते हैं अपने बिजनेस के लिए, ये बिजनेस के लिए आ रहा है। जो भी चीजें अब मैं बताऊंगा बिजनेस के लिए बताऊंगा, और वो सारी चीजें आपके बिजनेस में कैपिटलाइज होंगी, बैलेंस शीट में कैपिटलाइज होंगी। कंप्यूटर लेकर आए हैं, अब मानकर चलिए एचपी का कंप्यूटर फॉर एग्जाम्पल, ये किसके अंदर रखते हैं हम लोग, फिक्स्ड एसेट के अंदर। ठीक है, लेकिन यहां पर जैसे फिक्स्ड एसेट लिया, अब यहां पर मैं कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके यहां पर ग्रुप चेंज करूंगा। ग्रुप चेंज करने का मतलब एक सब ग्रुप बनाऊंगा, सब ग्रुप मतलब ब्लॉक, यहां पर ब्लॉक बनाऊंगा। क्योंकि मैंने बोला नॉर्मली जो हम अपने पास जो भी एंट्रीज करते हैं टैली के अंदर, हम अकाउंटिंग के हिसाब से करते हैं कि मतलब अलग अलग एसेट के लिए बनाते चले जाते हैं लेजर्स। लेकिन इनकम टैक्स जो है, मैंने क्या बताया था, एक कैटेगरी का जो एसेट है और एक डेप्रिसिएशन का जो एक एसेट होता है, उन सबको एक साथ एक ब्लॉक के अंदर लेता है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने को बोलता है। ठीक है, यानी उसे वो ब्लॉक मानता है। तो यहां पर बनाते हैं ब्लॉक 40%, और जो कंप्यूटर वगैरह है वो प्लांट एंड मशीनरी में आता है। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अंडर में मुझे फिक्स्ड एसेट लेने के लिए टैली ने दे दिया है। ऐसा कैसे हो गया, देखिए फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ पर आया था अंडर में, ये जो ग्रुप का फील्ड होता है, यहाँ पर मैंने क्या प्रेस किया था, कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस किया था। तो टैली की तरफ से बाय डिफॉल्ट जो हमारा फिक्स्ड एसेट का जो ग्रुप बना हुआ था, उसे मैं थोड़ा बहुत देख सकता हूँ, हल्का फुल्का चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उसका जो ये अंडर था जहां पर प्राइमरी लिखा हुआ था, इसे मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट बना हुआ है टैली की तरफ से ग्रुप। ठीक है, मैं उसे चेंज नहीं कर सकता हूं। लेकिन जब अगर मुझे नया सब ग्रुप बनाना है या कोई भी नया ग्रुप बनाना है, तो मुझे वहां पर क्या प्रेस करना था, मुझे वहां पर प्रेस करना था अल्ट के साथ सी बटन। अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करूंगा तभी मैं नया क्रिएट कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे वो नहीं दे रहा था। तो मैंने क्या किया, मैं बाहर निकला और मैंने वहां पर अल्ट के साथ सी बटन प्रेस किया। फिर मैंने यहाँ पर अपना टाइप किया कि ये ब्लॉक 40% का प्लांट एंड मशीनरी में और फिक्स्ड एसेट है, मैंने चूज कर लिया और फिर मैं सेव कर दिया मैंने। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर फिक्स्ड एसेट आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये रहेगा फिक्स्ड एसेट ही जो हमारा कंप्यूटर है, लेकिन मैंने वहां पर एक सब ग्रुप क्रिएट कर दिया, यानी फिक्स्ड एसेट के अंदर हमें रिफ्लेक्ट होगा कि ये जो ब्लॉक है ये 40% का है। ठीक है, फिर इसे हम एंटर एंटर करके सेव करेंगे। और यहां पर ओपनिंग बैलेंस का क्या मतलब है कि अगर हमारा कोई प्रीवियस ईयर का कोई एसेट है, ठीक है, और हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, अभी फर्स्ट टाइम हम टैली के अंदर अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं और हमारे पास उसका वैल्यूएशन है प्रीवियस ईयर के एसेट का, तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यूएशन डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इस बार तो परचेज नहीं हुआ है कि हम इसकी परचेज की एंट्री पास करेंगे, ये मेरा प्रीवियस ईयर का, तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यूएशन डाल सकते हैं अगर है उसकी कोई वैल्यूएशन और प्रीवियस ईयर का वो एसेट है तो, अदरवाइज इसे ब्लैंक कर देंगे। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे लैपटॉप, इसे भी रखेंगे इसके अंदर। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग क्या करते थे, कोई भी जो एसेट बनाते थे, मैं भी ऐसे ही करता था, मैं क्या करता था फिक्स्ड एसेट करके लेते चले जाता था। ठीक है, लेकिन नहीं, अब हमें क्या करना है, एक ब्लॉक के अंदर लेना है, एक ब्लॉक बना देना है उसका। ठीक है, उसके अंदर सारे एसेट को लेते चले जाएंगे। आ गया लैपटॉप। सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, लेजर बनाना होता है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि लेजर आप यहीं पर बनाए, आप एंट्री करते वक्त भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मानकर चलिए मैं एंट्री करूंगा, तो एंट्री आप परचेज वॉचर में भी कर सकते हैं, जर्नल वॉचर में भी, लेकिन सही है कि आप परचेज वॉचर में ही करें, ज्यादा अच्छा रहता है। परचेज वॉचर में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको चेंज मोड करना है और यहाँ पर इसे अकाउंटिंग मोड में लाना है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसे किस में लाना है, अकाउंटिंग मोड में। आप चाहें तो जर्नल वॉचर में भी एंट्री कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पर बिल वगैरह नंबर नहीं डालने देता है पार्टी का,
जहां से आपने परचेज किया है, इसीलिए आप परचेज वाउचर में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी आप आईटीसी तो लेंगे ना। हाँ, एक केस में जब आप मानकर चलिए, सपोज कीजिए कि जो आपके नेम पर है, कोई एसेट मानकर चलिए आपके नेम पर है, तो आप उसकी एंट्री कहां कर सकते हैं, जर्नल वाउचर में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एसेट आपके फर्म के नेम पर आपने परचेज किया है, तो कोशिश कीजिएगा कि उसकी एंट्री परचेज वाउचर में ही करें। आप करने को जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा परचेज वाउचर में ही करें, ठीक है। अभी फिलहाल मैं सारी एंट्रीज परचेज वाउचर में ही कर रहा हूं, ठीक। यहां पर मुझे मानकर चलिए जो भी डेट है, मान लीजिए 1/4, ठीक है। 1/4 को मैंने कोई एक एसेट परचेज किया, फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, मैंने 1/4 को कोई एक एसेट परचेज किया। बिल नंबर मान लीजिए जो मुझे पार्टी ने दिया वो 1 नंबर है, बिल नंबर, उसकी जो इनवॉइस नंबर है, उसकी इनवॉइस नंबर क्या है, 1 है। और एक बात याद रखिएगा, डेप्रीसिएशन जो है इंडिविजुअल के केस में, प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में 31 तारीख को, यानी फाइनेंशियल ईयर की जो एंड डेट है, उस डेट को डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाता है, ये याद रखिएगा। आप पूरे साल काम कीजिए, जब पूरी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो, 31 मार्च आ जाए, तब आप डेप्रीसिएशन के एंट्री पास करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, यानी टैली में। अब यहां पर मैं एक लेजर बना देता हूं, अग्रवाल कंप्यूटर्स ऐसे करके कुछ बना दिया मैंने, और यहां पर मैंने इसे दिखा दिया सनरे क्रेडिटर, क्योंकि जिससे हम कोई भी चीज परचेज करते हैं हम उसे किस में दिखाते हैं, क्रेडिटर में, ठीक है। यहां पर मैंने ले लिया कंप्यूटर, मान लीजिए मैंने इनसे कंप्यूटर परचेज किया 1 लाख का, कितने का किया, 1 लाख रुपए का, ठीक है। ये मैंने पर्सनल नेम पर किया, तो यहां पर जो मैंने वैल्यू दिखाई विथ जीएसटी दिखा दी, यानी कि इस 1 लाख के अंदर मेरी जीएसटी भी इंक्लूड है, क्योंकि जब मैंने पर्सनल नेम पर किया तो यहां पर तो अब मैं जीएसटी में जाकर अपनी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता हूं, जो भी टैक्स लगा है, जीएसटी लगे वो तो मैं क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे पर्सनल नेम पर है। इस पर मैं डेप्रीसिएशन जरूर क्लेम कर सकता हूं, अगर ये मेरा पुट टू यूज है और बिजनेस में यूज हो रहा है तो, ठीक है। तो ये 1 लाख का मैंने विथ जीएसटी एंट्री कर दी, एक हो गई एंट्री। दूसरी एंट्री क्या है कि फिर मैंने इससे एक परचेज किया 2 तारीख को। यहां पर मैं डेट्स कोई भी ले रहा हूं, आपको सिर्फ एंट्री समझनी है, आपको ये नहीं कि डेट 1 तारीख की ले रहे हैं आप या 2 तारीख ले रहे हैं, आपको ये सारी चीजें फोकस नहीं करना, आपको सिर्फ एंट्री समझना है कैसे कर रहा हूं मैं। फिर मैंने लैपटॉप परचेज किया 2 तारीख को। अब यहां पर मैंने ये लैपटॉप परचेज किया 50,000, ठीक है। और यहां पर मैं एक काम करता हूं, जीएसटी को इनेबल करता हूं, मैंने जीएसटी इनेबल नहीं किया तभी जीएसटी के ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मैं यहां पर जीएसटी को क्या कर देता हूं, इनेबल कर देता हूं। फ्रेंड्स, मैंने जीएसटी को इनेबल कर लिया अपनी कंपनी के अंदर। अब आप यहां पर एक बात समझिएगा, जो लेजर आप फिक्स्ड एसेट का बना रहे हैं, अगर उसके ऊपर जीएसटी लगी है और आपने वो अपने फर्म के नेम पर लिया है, फर्म के नेम पर लिया है, तो जाहिर सी बात है कि आपने जो जीएसटी पे किया उसे आप क्लेम करेंगे जीएसटी पोर्टल पर जाकर, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान से समझिएगा कि वैसे लेजर जब आपको बनाने हैं तो आपको अपने लेजर के अंदर जीएसटी को एप्लीकेबल करना होगा। क्या करना होगा, जीएसटी को एप्लीकेबल करना होगा। हाँ, इसमें एक केस ये हो सकता है कि मानकर चलिए जैसे आप व्हीकल परचेज करके लाए अपने बिजनेस के लिए, फॉर एग्जांपल आप व्हीकल परचेज करके लाए, तो इनकम टैक्स में आपको डेप्रीसिएशन तो मिल जाएगा, लेकिन जीएसटी ने आईटीसी उसकी ब्लॉक कर रखी है कि आप उस चीज के ऊपर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो फिर भले वो अपने फर्म के नेम पर लिया है, तो फिर आप उसके लेजर में जो जीएसटी है उसे इनेबल नहीं करेंगे, उसे डिसेबल ही रहने देंगे। लेकिन क्योंकि मुझे इसकी आईटीसी क्लेम करनी है, तो मैंने क्या किया, लेजर जो बनाया है लैपटॉप का, इसमें मैं क्या करूंगा, जीएसटी को एप्लीकेबल करूंगा। यहां पर जैसे आप जीएसटी अपनी कंपनी में एक्टिवेट करेंगे तो यहां पर स्टेचुरी डिटेल्स आ जाएगी, इज जीएसटी एप्लीकेबल, यस, मतलब जीएसटी एप्लीकेबल होगी। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यस करेंगे। यहां पर जो भी बिल में आपको एसएससी कोड या एचएसएन कोड जो भी आपको रिफ्लेक्ट हो उस आइटम का, वो आप डाल देंगे यहां पर, जो भी है। मैं फॉर एग्जाम्पल अभी यहां पर गलती डाल रहा हूं। इसके बाद अगर आपने अपनी मतलब स्टेट से परचेज किया है वो आइटम, तो परचेज टैक्सेबल चूज कर लेंगे। तो यहां पर एक फील्ड ओपन हो जाएगा कि ये कैपिटल गुड्स है, क्योंकि हाँ कैपिटल गुड्स है, इसे मैं यस कर लूंगा, मतलब चूज कर लूंगा कैपिटल गुड्स, और यहां पर जो भी उसके ऊपर जीएसटी का रेट है वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। और यहां पर टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स चूज करते हुए मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। अब 50,000 जैसे मैंने किया, अब मैं यहां पर एक लेजर क्रिएट करूंगा सीजीएसटी का, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और एसजीएसटी का। आप लेजर भी ध्यान से देखते जाइएगा कि मैं कैसे क्रिएट कर रहा हूं। इस तरीके से लेजर क्रिएट होगा, ठीक है। हो गई एंट्री, ध्यान से समझिएगा। पहली एंट्री मैंने क्या की, यानी मैंने अपने नाम से कोई अगर एसेट परचेज किया है तो उसमें क्या है, विथ जीएसटी मैंने उसकी एंट्री कर दी, विथ जीएसटी वैल्यूएशन डाल दी कंप्यूटर की, और वहां पर उस लेजर को बनाते वक्त मैंने कोई जीएसटी वगैरह इनेबल नहीं किया। दूसरी एंट्री क्या की मैंने, लैपटॉप परचेज किया, वो मैंने फर्म के नेम पर परचेज किया,
तो मैंने लेजर के अंदर जीएसटी को एप्लीकेबल किया और क्या क्या किया आपने सारी चीजें क्लियरली देखी, और फिर मैंने एंट्री के टाइम पर सीजीएसटी और एसजीएसटी ली। लेकिन अगर मैं अदर स्टेट से परचेस करता वही आइटम तो आईजीएसटी लेता, ठीक है, आईजीएसटी का लेजर बनाता। और वहां पर जब मैंने लेजर बनाया था तो जिसमें सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस पूछ रहा था, वहां पर परचेस टैक्सेबल चूज करने की जगह इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल चूज करता, ठीक है। ये दो चीज हो गई। अब मानकर चलिए मैं एक मोटर व्हीकल परचेस कर रहा हूँ, उसका इनवॉइस नंबर कुछ भी है 4 नंबर, मैंने 2 ही तारीख को परचेस कर रहा हूँ। ये मैं कर रहा हूँ होंडा से, ठीक है, होंडा शोरूम से परचेस कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। और सन्ड्री क्रेडिटर है, नाम जो भी हो दुकान का वो आप डाल देंगे, मैंने ऐसे कुछ भी डाल दिया। और यहाँ पर उनका जीएसटी नंबर वगैरह डाल देंगे, ठीक है, जीएसटी नंबर डालना होगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डालना है। और एक चीज याद रखिएगा, जब आप पार्टी का लेजर बनाते हैं वहां जीएसटी नंबर डालेंगे, उनका स्टेट वगैरह डालेंगे तो ही टैक्स सही से कैलकुलेट होगी। यहाँ पर तो मुझे सिर्फ आपको फिक्स्ड एसेट की एंट्री समझानी है, इसीलिए मैं ज्यादा लेजर्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको सारी चीजें अपने से क्लियरली अच्छे से डालनी होंगी। अब यहाँ पर मानकर चलिए मैं स्कूटी ला रहा हूँ फर्म के नेम पर, और मैं बिजनेस में ही यूज करूंगा, ठीक है। नाम लिख लेंगे अपना स्कूटी का, जो भी स्कूटी आप ला रहे हैं, ठीक है, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर मैं एक ब्लॉक बनाऊंगा, स्कूटी के ऊपर व्हीकल के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, ठीक है। तो ब्लॉक 15%, ये भी मेरी प्लांट एंड मशीनरी होगी, ठीक है, लेकिन फिलहाल इसे मैं ब्लॉक 15% में ही डाल रहा हूं, ठीक। अब इसके ऊपर मुझे जो है जीएसटी डिपार्टमेंट आईटीसी क्लेम करने से डिस अलाउ करता है, ब्लॉक करता है। तो मैं यहाँ पर जो अनडिफाइंड है जीएसटी को ये कर दूंगा। अब यहाँ पर जो भी मेरी वैल्यूएशन है स्कूटी की, क्या वैल्यूएशन है, विथ जीएसटी विथ इंश्योरेंस, और जो भी मैंने उस पर एसेसरीज वगैरह लगाई है सब कुछ मिलाकर, खाली मेरे पास सबका बिल होना चाहिए तो ज्यादा सही रहता है। और सब कुछ मैंने किस में लिया हो, क्या कहते हैं, बैंक के थ्रू लिया हुआ। हाँ, 10,000 से नीचे का कोई एसेट है उसमें, जैसे जो लगा, जैसे 200-400 500 या 1000-2000 का कोई आइटम लगा, वो मैंने कैश में कर दिया तो वो भी मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, लेकिन 10,000 से नीचे, ठीक है। तो यहां पर मानकर चलिए टोटल फाइनल वैल्यू मेरी ऑन रोड स्कूटी की कीमत पड़ी 90,000 रुपए। तो पूरी की पूरी अमाउंट मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, डाल सकता हूं ऊपर स्कूटी के साथ। अब मैं पूरी के पूरे अमाउंट के ऊपर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूं। तो जो मेरा पहला केस था उसके ऊपर भी पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा फुल वैल्यू पर, स्कूटी पर भी फुल होगा, लेकिन जो लैपटॉप है उसमें जो जीएसटी का अमाउंट है वो तो मैं गवर्नमेंट से क्लेम कर लूंगा, जीएसटी डिपार्टमेंट से। तो इनकम टैक्स में जो रेस्ट वैल्यू बची है मेरी, उसके ऊपर मेरा क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो अब आप ये सारी जो आपने एंट्रीज की कहां देखेंगे, आप बैलेंस शीट में जाएंगे, फिक्स्ड एसेट में जाएंगे, यहां पर देखिए ब्लॉक 40% दिख रहा है। इसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स लैपटॉप्स जो भी आप परचेस करेंगे या इस कैटेगरी के जो भी आप आइटम्स परचेस करेंगे वो आपको यहां पर रिफ्लेक्ट होंगे, और इसके ऊपर फिर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और जो आइटम आपका 15% का वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। और आप देख सकते हैं कि लैपटॉप में आपको जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, 50,000, जबकि आपका टोटल वैल्यू कितना था, 59,000। तो जो 4500 जीएसटी लगी है ये आपकी वहां रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि वो आप जीएसटी डिपार्टमेंट से क्लेम करेंगे, ठीक है। अब यहां पर एक और बात समझिए, अब मैं यहां पर एक एंट्री करता हूं, मानकर चलिए मैं कर रहा हूं ये एंट्री 10/10 को, ठीक है। कब कर रहा हूं, 10/10 को। कोई भी इनवॉइस नंबर डाल दिया मैंने, और मैंने अग्रवाल कंप्यूटर ही मानकर चलिए मोबाइल भी बेचता है, ठीक है। मैंने मोबाइल परचेज की, मैंने लेजर बनाया मोबाइल का, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे ले लूंगा, 15% का ये भी ब्लॉक है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, नहीं सॉरी, ये ठीक है, 15% का ब्लॉक है, ये भी ठीक है, 15% इसी में जाएगा। कैटेगरी व्हीकल और इसकी सेम है कि नहीं वो मुझे चेक करना होगा। कैटेगरी शायद मेरे हिसाब से प्लांट एंड मशीनरी में ही आते हैं दोनों चीजें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक ही में रहेगा, ये एक बार क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी चाहिए कि प्लांट एंड मशीनरी में है कि नहीं स्कूटी और मोबाइल। मेरे हिसाब से दोनों एक ही में है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि जीएसटी एप्लीकेबल करूंगा, जीएसटी तो मुझे मिलेगी अगर मैंने इनवॉइस अपने फर्म के नेम पर ली है। परचेज टैक्सेबल कैपिटल गुड्स, यहां पर भी 18%, ठीक है। यहां पर मान लीजिए 15,000 की मोबाइल है फॉर एग्जांपल। अब इसके ऊपर मेरी जीएसटी कैलकुलेट होगी, हो गई। लेकिन ये जो मेरी एसेट है कब परचेज हुई है,
10 अक्टूबर को, और मैं मानकर चलिए उसी समय से फिर यूज भी करने लग गया। उस समय से 1-2 दिन बाद से जब से भी मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने आपको क्या बताया था डेप्रीसिएशन में कि अगर 4 अक्टूबर या उसके बाद से कोई भी एसेट आपके बिजनेस में यूज हो रही है, फर्स्ट ईयर जब आप उसे परचेज करते हैं तब की बात कर रहा हूं, मानकर चलिए आपने परचेज किया और नेक्स्ट ईयर से आपने यूज करना स्टार्ट किया, तब आपको ये सारी चीजें नहीं देखनी है। जिस ईयर आप परचेज करते हैं उस ईयर की बात की जाती है कि वहां पर जब आपने उसे परचेज किया और पुट टू यूज आपने कब किया, जो 180 दिन या उससे कम दिन के लिए आपने उसे उस ईयर में पुट टू यूज किया है बिजनेस में, तो आपको उसके ऊपर जो डेप्रीसिएशन है वो 0.5% से मिलेगा। यानी अगर 15% का रेट है तो आप उसे 7.5 मानेंगे उस ईयर के लिए, फिर नेक्स्ट ईयर से आप 15% ले सकते हैं। लेकिन यही अगर आपने फर्स्ट ईयर में परचेज किया है, मानकर चलिए किसी भी पीरियड में, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट जो ईयर है जब से आप उसे यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, वहां पर अगर आपने 180 दिन से कम में भी उसे यूज किया तो भी आपको पूरा मिलेगा। यानी जो परचेज ईयर है वहां पर आपको ये 180 दिन को काउंट करना है, बाकी किसी ईयर में नहीं। वहां पर अगर आपने 180 दिन या उससे कम यूज किया तो 0.5% डेप्रीसिएशन, अगर आपने 180 दिन या उससे ऊपर के लिए उसे यूज किया है तो आपको फुल डेप्रीसिएशन मिलेगा। ठीक है, तो ये जैसे आप में से बहुत लोग ये बोलेंगे जब हम ब्लॉग बनाएंगे तो ये कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए सीधी सी बात है, जब नया एसेट खरीदेंगे तभी आपको ये चेक करना है। जो पुराने एसेट है उसमें तो ये सारी चीजें चेक नहीं करनी है, जो भी डेप्रीसिएशन का रेट है पूरा लगा देना है। जब आप नया एसेट परचेज करेंगे तभी आपको ये चेक करना है कि उस एसेट को मैंने 180 दिन या उससे ज्यादा यूज किया है कि नहीं। अगर किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो फिर 0.5% उस वैल्यू के ऊपर, और डेप्रीसिएशन तो हम खुद से लगाते हैं। ठीक है, मानकर चलिए अब मुझे डेप्रीसिएशन लगाना है। ठीक है, तो मैं आ जाता हूं जर्नल वॉचर में, और 31 मार्च को मैंने क्या बोला था कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में डेप्रीसिएशन चार्ज होता है। यहां पर मैं डेप्रीसिएशन का लेजर बनाऊंगा। ठीक है, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और यहां पर ये सब नॉट एप्लीकेबल रहेगा, और ये मेरा पीएनडल में जाता है। ये मैं बता दूं, ये मेरा किस में जाता है, पीएनडल में जाता है। और जो लैपटॉप और मेरा जो कंप्यूटर था वो मैंने 1 अप्रैल 2 अप्रैल को परचेज किया था, यानी मैंने 180 दिन से ज्यादा उसे यूज किया अपने बिजनेस में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मैं पूरा का पूरा डेप्रीसिएशन लूंगा। तो 1.5 लाख का मेरा लैपटॉप और उसका वैल्यू था कंप्यूटर का, तो 1.5 लाख के ऊपर जो 40% है वो कितना होता है, 40,000 उधर हो गया, और उसके ऊपर हो जाएगा मेरा 20,000, 60,000। यहाँ पर 60,000 डाल दूंगा। और 1 मिनट, यहाँ पर मेरा जो कॉस्ट सेंटर है इसे मैं डीएक्टिवेट करूँ, ये सब मुझे एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं क्या करूंगा, कंप्यूटर लूंगा, कंप्यूटर के ऊपर 40,000, लैपटॉप के ऊपर 20,000 हो गया। इस तरीके से एंट्री होती है डेप्रीसिएशन पास करने की, और इस सब की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसके अलावा अब मुझे डेप्रीसिएशन किसके ऊपर चार्ज करना है, मुझे स्कूटी और मोबाइल के ऊपर करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 31 तारीख को एंट्री करूंगा डेप्रीसिएशन की। और यहां पर मैंने एक गलती की थी, जैसे मैं पीएनडल में जा रहा हूं एक बार, यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डेप्रीसिएशन दिख रहा है, मैं इसमें जाकर इसके लेजर को एडिट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो डेप्रीसिएशन का नॉर्मल लेजर नहीं बनाऊंगा, यहाँ पर मैं हर डेप्रीसिएशन का अलग अलग लेजर बनाऊंगा ताकि मुझे पता चले किसके लिए कितना अमाउंट रिड्यूस हुआ है। यहाँ पर मैं डेप्रीसिएशन अलग अलग रेट के लिए मैं अलग अलग लेजर बनाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से लेजर बन गया। नॉट एप्लीकेबल होगा, जीएसटी इन सब में नॉट एप्लीकेबल होगा, अनडिफाइंड नहीं, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि 15%, तो मेरी जो स्कूटी की वैल्यू थी 90,000 थी, 90,000 का 15% कितना होता है, 9,000 प्लस 4,500, 13,500। और इसके अलावा मेरी जो लैपटॉप था उसका जो वैल्यू था 15,000 था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, 15,000 का 7.5%, 7.5 डिवाइडेड बाय 100, 1125 रुपए, 1125 प्लस 13,500। देख लीजिएगा, कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक भी हो, मेरे हिसाब से तो सही है। 14,625, 14,625 रुपए का मेरा क्या हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया। अब कैसे कैसे हुआ आप देख लीजिए। यहाँ पर जो मेरा स्कूटी है उस पे मैंने कितने का लिया, 13,500 का। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो मेरी स्कूटी है उससे यहाँ पर मैं 13,500 डालूंगा, तो उतनी ही वैल्यू मेरी उसमें रिड्यूस होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और मोबाइल में 1125 एंट्री में हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन वहां जब हम डालते हैं इनकम टैक्स में तो वहां पर मेरा ब्लॉक जाता है, यानी टोटल जो ब्लॉक की वैल्यू है सारे एसेट की वैल्यूएशन को मिलाकर वहां पर उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन जाती है। वहां पर ऐसे नहीं जाती, स्कूटी मोबाइल ये ऐसे वैसे नहीं जाती है। ठीक है, लेकिन अब हमें क्योंकि अपने पास तो एंट्री करनी है ना, हमें तो आइटम वाइज एंट्री करनी है ताकि हमें भी पता चले ना हमारे पास कौन कौन सी एसेट है।
अब ऐसे थोड़ी ना हम कर सकते कि ब्लॉक 15%, अब 15% के कौन कौन सी आइटम है ये कैसे पता चलेगा? तो हमें एंट्री तो ऐसे ही करनी है, लेकिन जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पर ब्लॉक करके जाता है, वहां पर ऐसे नहीं जाता है कि मोबाइल स्कूटी इस तरीके से नहीं जाता है। और यहाँ पर आप पूरा नरेशन टाइप कर सकते हैं कि इसके ऊपर मोबाइल के ऊपर क्यों आपको 7.5% मिला, क्योंकि 180 दिन या उससे कम दिन के लिए यूज हुआ, ये सारी चीजें आप टाइप कर सकते हैं। तो आपने फ्रेंड्स देखा कि कैसे एंट्रीज पास करनी होती है। आपको अगर आप एसेट के वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, उसके वैल्यूएशन निकालकर कैसे एंट्री पास होती है, अगर आपकी पर्सनल नेम पर है तो आप उसे कैसे अपने सिस्टम में एंटर करते हैं, यानी टैली में कैसे एंटर करते हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि अगर जीएसटी पर कोई आइटम है लिया हुआ, फर्म पर लिया हुआ है, तो उसे आप कैसे एंटर करते हैं। और आपने ये भी देखा कि अगर आपने अपनी फर्म पर लिया हुआ है लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट उसके ऊपर आईटीसी नहीं लेने देता है, ब्लॉक करता है, तो आप उसकी एंट्री कैसे करते हैं। ये सारी चीजें आपने देखी। अब यहाँ पर देखिए पी&एल में आपको ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इतने रुपए आपको दिख रहे हैं, यानी इतना आपका एक्सपेंस बुक हो गया। अब इस एक्सपेंस बुक होने के कारण क्या होगा कि अगर आपकी कोई जो टैक्स की लाइबिलिटी बन रही है वो इतने अमाउंट पर जो भी टैक्स बनती, इतने अमाउंट से नहीं रिड्यूस होगी, इतने अमाउंट पर जो भी टैक्स बनती उससे रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का यही बेनिफिट होता है। अब यहां पर आ जाइए बैलेंस शीट में। यहां पर आपकी वैल्यूएशन गिरती जा रही है, देख सकते हैं हर एक आइटम की वैल्यूएशन गिर रही है। ठीक है, इस तरीके से हर साल गिरती जाएगी। इसी को ही डब्ल्यूडीवी मेथड बोलते हैं। डब्ल्यूडीवी मेथड मतलब रिटन डाउन मेथड, यानी रिटन डाउन वैल्यूएशन। यानी कि जैसे अभी आपने क्या किया, जो लैपटॉप था आपका 1 लाख का, उस पर 40,000 रुपए घटाया आपने इस साल, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर है, इस साल आपका पूरा 40,000 घट गया। अब नेक्स्ट ईयर इसकी वैल्यूएशन बची 60,000। अब इसके ऊपर हमारा 40% घटेगा। ऐसा नहीं कि फिर हमें 40,000 ही घटाना है, 60,000 का 40% जो भी आएगा वो आपको घटाना है। ठीक है, इस तरीके से इसकी वैल्यूएशन धीरे 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 डाउन होती रहेगी। अब आगे आप सीखेंगे कि अगर मानकर चलिए कोई एसेट आप बेचते हैं, ठीक है, तो आपको उस टाइम पर इनकम टैक्स में क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा या क्या होगा इनकम टैक्स में अगर आप कोई एसेट बेचते हैं, अपना फिक्स्ड एसेट बेचते हैं। अगर जीएसटी की बात करें तो वहां क्या होगा, ये सारी चीजें अब आप सीखेंगे। अभी तक आपको एंट्रीज वगैरह समझ में आ गई, कुछ जो बेसिक इसके होते हैं, डेप्रिसिएशन कब मिलेगा नहीं मिलेगा, कैपिटल एसेट क्या होती है, कब उसे बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करना, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। बस अब आपको यही समझना है कि सेल करने पर क्या होगा। तो अब हम आगे यही सीखेंगे कि सेल करने पर क्या होगा। फ्रेंड्स, अब हम वो वाली एसेट को सेल करेंगे जिस एसेट के ऊपर मैंने कोई आईटीसी नहीं ली है। जैसे कि मैंने बताया था ना एक एंट्री करते वक्त कि ये जो एसेट है ये मेरे पर्सनल नेम पर है, लेकिन मैं इसे बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, तो वैसी एसेट के ऊपर तो मैंने कोई आईटीसी ली नहीं होगी, क्योंकि वो तो फर्म के नेम पर होगी नहीं। जैसे कंप्यूटर था मेरा, देख लीजिए एक बार बैलेंस शीट में, फिक्स्ड एसेट में। ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक 40 में कंप्यूटर, मानकर चलिए ये मैं नेक्स्ट ईयर जाकर बेच रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैं कंपनी को स्प्लिट कर देता हूँ, स्प्लिट इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरी जो फाइनेंशियल ईयर है वो चेंज हो जाए। इसके लिए आप पीरियड भी चेंज कर सकते हैं, तो एक काम करता हूं मैं पीरियड ही चेंज कर देता हूं, स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको क्योंकि समझाने के लिए बैठा हूं तो मैं पीरियड चेंज कर देता हूं। ठीक है, ऐसे मैं पर्सनली स्प्लिट ही करता हूं जब भी करता हूं कंपनी, लेकिन आपके लिए मैं पीरियड चेंज कर रहा हूं। इस तरीके से भी आप कंपनी की फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मानकर चलिए मैंने जो कंप्यूटर है वो उसे सेल करना है। ठीक है, तो मैं जर्नल वॉचर में आ जाऊंगा। ये क्योंकि मेरा नॉर्मल सेल नहीं है, मेरे बिजनेस का सेल नहीं है, ये फिक्स्ड एसेट का सेल है, इसीलिए मैं जर्नल वॉचर में आ जाऊंगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगर मैंने मानकर चलिए कैश में सेल किया है तो कैश ले लूंगा, अगर मेरे पास वो जो पैसे बैंक अकाउंट में आए तो मैं वो ले लूंगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, कंप्यूटर मेरा क्या है, डेबिट है, उसे मुझे क्रेडिट करना है। जब भी कोई आप एसेट परचेज करते हैं, आपके पास एसेट आ जाती है तो वो डेबिट हो जाती है, तो उसे जब सेल करेंगे तो उस एसेट को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो डेबिट में मुझे लेना होगा कैश या बैंक। ठीक है, ये चीज आप रिसीट वॉचर के साथ भी कर सकते थे, रिसीट वॉचर में भी ये चीज कर सकते थे, लेकिन सही आपके लिए रहेगा जर्नल वॉचर। ठीक है, यहाँ पर मुझे करना है, मान लीजिए मैंने कैश में सेल किया, 100 मोड में जाते हैं और यहाँ कैश आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा जो कंप्यूटर था वो 1 लाख का था, उस पर 40% डेप्रीसिएशन लिया था मैंने प्रीवियस ईयर में, तो अब उसकी जो वैल्यू है डब्ल्यूडीवी क्या है, 60,000 है वैल्यू। ठीक है, लेकिन अब जो मैं उसे बेच रहा हूँ ना, तो मैं 40,000 में बेच रहा हूँ। हो सकता है मेरा वो खराब हो गया, या हो सकता है ऐसा है कि मुझे और एक लेटेस्ट गैजेट लेना है तो मैं इसलिए बेच रहा हूँ, या अब मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं बेच रहा हूँ। बहुत से रीजन हो सकते हैं बेचने के, तो 40,000 में बेच रहा हूँ। ठीक है, मुझे इससे ज्यादा कीमत नहीं मिल रही है मार्केट में।
ठीक, इस तरीके से सेल की एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका जीएसटी का कोई काम नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर आप ये पूछेंगे कि अगर मैंने सेल किया, मैं गवर्नमेंट को नहीं बताऊंगा, अगर मैंने कैश में सेल किया तो गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा? तो हाँ, प्रैक्टिकली इंडिविजुअल लोग ऐसा काम करते हैं। अगर उन्हें टैक्स की कोई बेनिफिट लेनी होती है, जैसे डेप्रिसिएशन घटाना है उस वैल्यू के ऊपर भी, तो अगर वो कैश वगैरह में सेल करते हैं तो वो नहीं बताते हैं, कुछ टाइम बाद जाकर बताते हैं। ठीक है, ऐसा रियल में भी होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन अगर आपने बैंक के थ्रू लिया है तो ये बात तो खुल जाएगी। और अभी यहाँ पर मैं प्रॉपर जो अकाउंटिंग है, लीगल वे अकाउंटिंग है, जो गवर्नमेंट बोलती है जिस तरीके से करने में, वो बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली तो बहुत सारी चीजें होती है, वो मैं यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मानकर चलिए आपने बेच दिया 40,000 रुपए में कैश में ये कंप्यूटर, तो इस तरीके से एंट्री होगी। अब आप इस हिसाब से सोचेंगे कि 60,000 का कंप्यूटर था, मैंने 40,000 में बेचा, तो 20,000 का तो नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स में इस तरीके से काम नहीं होता है, बात समझिएगा। इनकम टैक्स में कभी भी आपका इस तरीके से काम नहीं होता है। यहाँ पर जो है इनकम टैक्स में वो जो एक डेप्रिसिएशन की और एक कैटेगरी की एसेट होती है, मैंने क्या बोला, उसे वो ब्लॉक मानती है। तो उस ब्लॉक में अगर कोई वैल्यूएशन घट रही है तो वहां पर क्या कि उस जो घटी हुई वैल्यूएशन है उसके ऊपर अब आपको क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर कोई लॉस दिखा देंगे, जैसे किसी भी तरीके का कि मुझे 20,000 का लॉस हुआ, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये मेरा एक मतलब आपके लिए केस हुआ। इसी तरीके से कई केसेस है, मैं आपके सामने अलग अलग केसेस रखूंगा ताकि आपको अच्छी क्लियरिटी मिले सेल करने पर फिक्स्ड एसेट क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक मेरा पहले कितने का था, ये जो ब्लॉक है मेरा, ये पहले कितने का था, ये ब्लॉक था मेरा 60,000 और 30,000, 90,000 का। और अभी ये ब्लॉक की कीमत क्या बची है, यहाँ पर आपको इस ब्लॉक की कीमत बची है 50,000। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि देखिए आपने ये जो कंप्यूटर बेचा, ये एसेट तो मेरा खत्म हो गया, बात समझिए, तो भी यहाँ बैलेंस शीट में ये कंप्यूटर 20,000 का दिख रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम एंट्रीज करते हैं टैली के अंदर या कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज करते हैं, तो वहां पर हम पार्टिकुलरली एक एक एसेट को लेकर दिखाते हैं। वो इसलिए दिखाते हैं ताकि हमें पता चले कि उस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एसेट हैं। और क्योंकि जब हम एंट्रीज करते हैं टैली के अंदर, तो वहां पर तो हमें जब परचेज की जो एंट्री है वहां पर तो हमें वही दिखाना होगा ना, जैसे कंप्यूटर परचेज किया तो कंप्यूटर दिखाना होगा, ये थोड़ी ना कि हम ब्लॉक ब्लॉक दिखाएंगे। ठीक है, उसकी तो कैटेगरी बना के रखेंगे, वो एक अलग बात हुई। इनकम टैक्स में हम उस तरीके से रिपोर्ट करेंगे, ये अलग बात हुई। लेकिन जब हम अपने पास एंट्रीज करेंगे तो वहां पर हमें कम से कम ये तो दिखाना होगा कि मैंने परचेज क्या किया, कितने कीमत में परचेज किया, ये सारी चीज तो दिखानी होगी। तो अगर मैंने कोई एसेट मानकर चलिए ज्यादा में बेच दिया या कम में बेच दिया, तो उस केस में वो एसेट तो वहां खड़ा हुआ दिखाई देगा ना। हाँ, अगर रेट टू रेट बेच दिया, 60,000 का है और 60,000 में ही बेच दिया, तब उस केस में उस जो एसेट है उसकी वैल्यू पूरी खत्म हो जाएगी और वो वहां से बैलेंस शीट से रिमूव हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इनकम टैक्स में से क्या माना जाता है, एक ब्लॉक माना जाता है, तो ब्लॉक की जो कीमत होती है, जैसे जो WDV निकलती है, जैसे हर साल जो आप डेप्रिसिएशन घटाते हैं उसके बाद जो उसकी वैल्यूएशन बचती है, अगर मानकर चलिए उसके बाद आपने कोई एसेट परचेज किया फिर से उसी कैटेगरी का, उसी डेप्रिसिएशन रेट का, तो उसकी जो वैल्यू है उसमें वो ऐड हो जाती है। और अगर आपने कोई जो एसेट है उसे सेल कर दिया है, तो उस केस में क्या होता है, जितने वैल्यू में आपने सेल किया, ये याद रखिएगा यहाँ पर, जितने वैल्यू में आपने सेल किया, जितना अमाउंट आपने रिसीव किया है सेल करने के बाद, उसे उसमें रिड्यूस करना होता है। तो क्योंकि मैंने 40,000 रिसीव किया था तो मैंने यहाँ पर 40,000 रिड्यूस कर दिया, तो यहाँ पर ये जो मेरा ब्लॉक है इसकी कीमत 50,000 हो गई। यहाँ पर कंप्यूटर दिखेगा, एक्चुअल में ये कंप्यूटर अब है नहीं मेरे पास, एक्चुअल में ये कंप्यूटर अब मेरे पास है नहीं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस ब्लॉक की कीमत है तो इस ब्लॉक की कीमत आपको अब 50,000 दिखेगी। अब जो डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है, किसके ऊपर चार्ज करना है, इस 50,000 की वैल्यू के ऊपर। ये जो 50,000 की वैल्यू है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। जो मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है ना, उसमें 31 तारीख जब भी आएगी, 31 मार्च, फिर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। किस रेट से, 40% के रेट से। और किसके ऊपर चार्ज करना है, इस ब्लॉक की जो वैल्यू आ रही है 50,000, इसके ऊपर, पूरी वैल्यू के ऊपर चार्ज करना है। क्योंकि यहाँ पर जब इनकम टैक्स की बात होती है, यहाँ पर पार्टिकुलर एसेट की बात नहीं होती, यहाँ पर पूरे एक ब्लॉक की बात होती है। तो अब ब्लॉक की कीमत कितनी बची, 50,000। यहाँ एक एक सेपरेट जो एसेट है इसकी बात नहीं की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसकी कैलकुलेशन है उस हिसाब से अब आपको 50,000 के ऊपर अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। यहाँ पर जो भी आपको 20,000 का नुकसान हुआ, ये सब आपका कोई बुक नहीं होगा, ये इसी तरीके से आपके सिस्टम में खड़ा रहेगा। ठीक है,
तो अब आपका ये 20,000 खड़ा है, अब इस पर भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। देखिए जो आपका रेस्ट अमाउंट बच गया वो अब आपके पूरे ब्लॉक में ऐड हो चुका है। ठीक है, आपको भले दिख रहा है टैली के अंदर कि ये तो कंप्यूटर का वैल्यू है, ये कंप्यूटर की नहीं है, ये 40% जो ब्लॉक है इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो एक केस तो ये हो गया। अब मानकर चलिए मैं यहाँ से ये एंट्री डिलीट करता हूँ। ठीक है, एक केस आपके समझ में आ गया कि ये हो गया। एक केस मानकर चलिए आपके सामने क्या हो जाता है कि ये जो कंप्यूटर है इसे आप 70,000 में बेच देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कैश ले लूँ, 70,000 कर लूँ। ठीक है, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग कैश में बेचते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जिस अमाउंट का वैल्यू बचा रहता है सेम अमाउंट दिखाकर खत्म कर देते हैं। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, मतलब रियल बेसिस पर नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग ऐसे प्रैक्टिकली करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे मैं आपको कोई ऐसी सजेशन नहीं दे रहा हूँ करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये भी गलत है। फिक्स्ड एसेट, अब यहां पर देखिए ये आपको इस तरफ दिखाई दे रहा है, 10,000 क्रेडिट में दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ऐसे नहीं चेक करना है, आपको यहां पर आके चेक करना है कि इस ब्लॉक की कीमत क्या बची। इस ब्लॉक की कीमत अब बची है 20,000 रुपए। कितनी बची है? 20,000 रुपए। ऐसे आपको जब आप टैली के अंदर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक क्रेडिट दिखाई दे रहा है 10,000, एक तरफ डेबिट दिखाई दे रहा है 30,000। तो अब आप सोचेंगे अब इसकी कैसे अकाउंटिंग करेंगे, इस पर कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो आपको ये सब नहीं सोचना है। आपको क्या करना है, इस को 20,000 की वैल्यू मानना है और इसके ऊपर अब आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, नहीं समझ में आए, ज्यादा दिक्कत हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि एक जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं इस केस में, या जो प्रीवियस केस था, दोनों केस में मैं बता रहा हूँ। आप जर्नल वॉचर में एक एंट्री पास करेंगे, कंप्यूटर के साथ लैपटॉप को एडजस्ट कर देंगे। जैसे कंप्यूटर आपका कितना है, 10,000 है, क्रेडिट है, तो उसे डेबिट करेंगे। अगर आपको इस तरीके की दिक्कत हो रही है तो 20,000 की वैल्यू बची, यानी ब्लॉक की कीमत आपने रिड्यूस कर दी। इस तरीके से एंट्री पास कर सकते हैं ताकि आपका जो वहां बैलेंस शीट है वो भी प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है, नहीं भी करेंगे तो आपको वो मैनुअली कैलकुलेट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डेप्रिसिएशन उस हिसाब से घटानी होगी। और इस केस में क्या है, डेप्रिसिएशन क्या घटेगी, किस पर घटेगी? इस केस में आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो 20,000 के अमाउंट पर घटेगी। कितने पे घटेगी? 20,000 पे, क्योंकि अब आपकी ब्लॉक की कीमत 20,000 हो गई है। ठीक है, तो आपके सामने एक मैंने प्रॉफिट वाला केस भी बता दिया, एक मैंने लॉस वाला केस भी बता दिया। एक हो सकता है कि आप पूरे 60,000 में बेचें, तो वहां पर तो सीधी सी बात है, आप 60,000 में बेचेंगे तो यहाँ पर 30,000 की वैल्यूएशन बचेगी लैपटॉप की, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये तीनों केस क्लियर हो गए आपके सामने। अब एक केस लेते हैं जिसमें मानकर चलिए जो ये एसेट है ना कंप्यूटर 60,000 का, मानकर चलिए आपको कोई वैसा बेवकूफ ग्राहक मिल जाए, या मानकर चलिए उसको ज्यादा जरूरत है, या इसकी वैल्यूएशन हाई हो जाए किसी एक टाइम पर जाकर। मान लीजिए जो कंप्यूटर का जो आप नया पीस लेने जाए उसकी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन हो जाए, तो उस केस में अभी आपकी टोटल ब्लॉक की कीमत कितनी है? 90,000। आप मानकर चलिए पूरा का पूरा कंप्यूटर 90,000 में बेच देते हैं सपोज, और यहाँ पर मैं कैश ही लेके चल रहा हूँ, आप ले सकते हैं बैंक वगैरह, जो भी आपको लेना हो आपके केस में। 90,000, ठीक है, कंप्यूटर। ठीक, अब यहाँ पर आइए, ब्लॉक खत्म, 30,000 क्रेडिट है, 30,000 डेबिट है, तो इसकी एंट्री वही कर लेंगे जैसे अभी मैंने जर्नल वॉचर में दिखाया कंप्यूटर और लैपटॉप के साथ। तो ये ब्लॉक यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा, अब इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, ये ब्लॉक खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कोई इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, ना आपको कोई कैपिटल गेन हुआ ना कैपिटल लॉस हुआ, बराबर में आप निकल गए। ठीक, एक केस आपके सामने ये भी हो गया। अब एक केस ऐसा लेते हैं जिसमें क्या है कि आपको बेनिफिट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से, मुझे एंट्री को एडिट करना चाहिए, मैं बार बार डिलीट कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ। डिलीट वो करूँगा, एडिट करूँगा तो तुरंत हो जाएगा। मान लीजिए 1,00,000 रुपए में मैंने कंप्यूटर बेचा, सपोज कीजिए मैंने ज़्यादा में बेच दिया। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको 10,000 का कैपिटल गेन हो गया। क्या हो गया? कैपिटल गेन। तो ये याद रखिएगा कि जो एसेट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, याद रखिएगा वो एसेट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, उसे जब भी आप बेचेंगे, चाहे वो आप 1 साल में बेचें या 1 साल से ज्यादा में बेचें, 10 साल में ही क्यों ना बेचें, उस एसेट से होने वाली इनकम कैपिटल गेन होती है, वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पर लॉन्ग टर्म वगैरह नहीं होती है। डेप्रिसिएटेड एसेट के ऊपर जो भी इनकम होती है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होती है, भले आप कभी भी बेचें, और अगर उससे कोई लॉस होती है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होती है। ठीक है, एसटीसीजी होती है, ये याद रखिएगा।
अब मानकर चलिए कि क्या हो गया आपका, ये जो है ना, मैं इसे एडजस्ट कर देता हूं। पहले एक एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर लेते हैं। यहां पर आपका हो जाएगा कंप्यूटर 40,000, ठीक है, लैपटॉप 30,000, और यहां पर एक लेजर बना लेंगे आप STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये अंडर कैपिटल अकाउंट आएगा, 10,000 हो गया। इस तरीके से एंट्री होगी अगर आपको कोई प्रॉफिट हुई है तो। अगर यहीं पर मानकर चलिए आपको लॉस हो जाती तो उस केस में भी क्या होगा वो भी मैं बता देता हूं। अब यहां पर इस एंट्री को सेव नहीं करते हैं, अब आ जाइए इस एंट्री को पहले यहां से मॉडिफाई करते हैं। अब यहां पर ये मानकर चलिए कि आप ये दोनों एसेट बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? ये दोनों क्या कर रहे हैं? एसेट बेच दे रहे हैं। यहां पर कैश किया और यहां पर 90,000 थी टोटल आपके इस ब्लॉक की कीमत, तो आपने 80,000 में बेच दिया। 80,000 में बेचा, आपने क्या किया? कंप्यूटर बेच दिया। कोई भी एक कीमत डाल दीजिए, आपने दोनों को मिलाकर बेचा है तो 1 मिनट के लिए मैं डाल देता हूं 50,000, ठीक है। और लैपटॉप जो है मेरा वो 30,000 में मैंने बेचा। तो यहां पर मुझे क्या हो गया? मुझे यहां पर 10,000 का नुकसान हो गया। क्या हो गया? मुझे 10,000 का नुकसान हो गया। मैंने दोनों एसेट को वहां पर बेच दिया, मुझे तो नुकसान हो गया। मैंने जो मेरे पास दो एसेट थी 90,000 की थी, मैंने कितने में बेची? मैंने 80,000 में बेची। तो अब मेरी एसेट तो खत्म हो गई, ब्लॉक तो मेरा खत्म हो गया और 10,000 का मुझे नुकसान हो गया। लेकिन यहां पर अभी भी आपको कंप्यूटर 10,000 से दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, ऐसे ही दिख रहा है। इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। इसे बुक से हटाने के लिए हम क्या करेंगे? जर्नल वॉचर में आएंगे और यहां पर STCG का चाहे तो हम यही लेजर यूज कर सकते हैं। जब ये क्रेडिट साइड आता है तो प्रॉफिट मानी जाती है, जब ये डेबिट साइड आता है तो इसे क्या माना जाता है? लॉस माना जाता है। 10,000, ठीक है। और यहां पर जो कंप्यूटर है वो इस तरीके से क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पर अब मेरा ये 10,000 का क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो ये याद रखिएगा कि नॉर्मली जो आपका डेप्रिसिएटेड एसेट होता है उसमें कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कब होता है? जब आपकी या तो पूरी की पूरी ब्लॉक बिक जाए कम दाम में तो लॉस हो जाएगा, पूरी की पूरी ब्लॉक बिक जाए ज्यादा दाम में तो प्रॉफिट हो जाएगा, या उसमें से कोई एक पार्टिकुलर एसेट बिक जाए, ब्लॉक में से कोई एक पार्टिकुलर एसेट बिक जाए जो उस ब्लॉक की कीमत से ज्यादा में बिक जाए। मान लीजिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि ब्लॉक की कीमत से ज्यादा में कंप्यूटर बिक गया, तो भी मेरी वो एसेट खत्म हो गई। क्योंकि हम जो एसेट की वैल्यू घटाएंगे, जो भी हम बेच रहे हैं उसकी जो वैल्यू घटाएंगे हम किस में घटाएंगे? जो WDV आई है, जो रिटेन डाउन वैल्यूएशन आई है हमारे पूरे ब्लॉक की, उसी से घटाएंगे। तो कभी भी जो है ब्लॉक की कीमत नेगेटिव नहीं जा सकती है, एक बात याद रखिएगा, नेगेटिव नहीं जा सकती है। और डेप्रीसिएशन अगर जीरो अमाउंट पे घटाएंगे तो कोई डेप्रीसिएशन मिलेगा ही नहीं, ठीक है, ये भी पता है आपको। तो जब आपका कोई पार्टिकुलर कोई एसेट कोई ब्लॉक में से बिकता है और उसकी वैल्यूएशन इतनी हो जाती है कि वो ब्लॉक की कीमत से ज्यादा में बिक जाता है, तो भी आपकी जो ब्लॉक है वो खत्म हो जाती है। और अगर ज्यादा में बिकता है तो जो रेस्ट अमाउंट होता है वो हमारा कैपिटल गेन हो जाता है। और अगर वही एसेट मानकर चलिए, सपोज कीजिए कि पूरी की पूरी ब्लॉक आप बेच रहे हैं और आपकी ब्लॉक माइनस में बिक रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है? आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है। तो आपके केस में कैपिटल गेन या कैपिटल जो लॉस है वो कब एराइज होगा? वो आपके पास तभी एराइज होगा जब पूरी की पूरी ब्लॉक बिक जाए, तब या तो आपको कैपिटल गेन होगा या कैपिटल लॉस होगा। और एक केस में आपको कैपिटल गेन होने की चांसेस है, वो कब है? कि जब वो जो ब्लॉक है उसमें से कोई पार्टिकुलर कोई एसेट हमारा बिक जाए, लेकिन इतनी वैल्यूएशन में बिक जाए कि हमारी जो ब्लॉक की कीमत उससे ज्यादा में बिक रहा है, तो भी आपको कैपिटल गेन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पूरा एसेट बिक गया। जैसे अभी जो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था, फिर से मैं एक बार वो एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में। यहाँ पर जो हमारी ब्लॉक है ये है, इस एंट्री को मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गई। अब हमारे पास वापस से ये पूरी की पूरी एंट्री आ गई। अब यहां पर मानकर चलिए ये जो मेरा कंप्यूटर है ये मेरा बिक जाता है 70,000 में, ठीक है, कितने में? या 90,000 में। 90,000 ही है ना मेरी ब्लॉक की कीमत, मेरा ये कंप्यूटर 90,000 में बिक जाता है। यहां पर मैं ले लेता हूं कैश और यहां पर कंप्यूटर, ठीक है।
अब जो यहाँ पर है ये मेरी वैल्यूएशन खत्म हो गई, ये ऐसे ही रहने देंगे, हम इसके लिए कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एक एसेट बची हुई है। भले ये जो हमारा ब्लॉक है इसकी कीमत खत्म हो गई है, अगर डेबिट 30,000 है और क्रेडिट 30,000 है, यानी कि हमारी इस ब्लॉक की कीमत क्या हो गई है, खत्म हो गई है। अब इसके ऊपर कोई मैं डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक्चुअल में एक एसेट तो बची हुई है ना, ब्लॉक की कीमत इतनी मिल गई कि पूरे ब्लॉक की जो वैल्यूएशन है उसे उसने बराबर कर दिया। लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक्चुअल में एक एसेट तो है जो हमारे बिजनेस में यूज हो रही है, ये हमारे बिजनेस में यूज होती रहेगी। और जिस दिन भी ये जो लैपटॉप है हम बेचेंगे, जिस भी कीमत में बेचेंगे, अगर हम गवर्नमेंट को वो कीमत दिखाते हैं जिस कीमत में हम बेच रहे हैं एक्चुअल, जिस भी कीमत में, मानकर चलिए आप 20,000 में बेचें, 30 में बेचें, 40 में बेचें, पूरा का पूरा अमाउंट आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। पूरा का पूरा अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन। तो अब आपको समझ में आया कि ब्लॉक में से कोई एक एसेट आप अगर बेचते हैं और पूरी ब्लॉक के बराबर वैल्यू में बेच देते हैं या उससे ज्यादा वैल्यू में बेचते हैं, ठीक है, या तो बराबर वैल्यू में आप बेचेंगे या उससे ज्यादा वैल्यूएशन में आप बेचेंगे, तो उस केस में अगर बराबर में बेच रहे हैं तो आपको कैपिटल गेन उस टाइम पे नहीं होगा। लेकिन अगर आप ज्यादा वैल्यूएशन में बेच रहे हैं तो वहां पर आपको उस टाइम पर भी कैपिटल गेन हो जाएगा। और साथ में जो आपकी एक एसेट बची हुई होगी उस ब्लॉक के अंदर, अब उसकी कीमत तो खत्म हो गई, ब्लॉक खत्म तो कीमत उसकी खत्म, लेकिन जब भी वो एसेट आप बेचेंगे, बिजनेस में जीवन भर यूज करना है कीजिए आप, लेकिन अगर आप जब भी उस एसेट को बेचेंगे तो जितनी भी वैल्यूएशन आप एराइज करेंगे, यानी वहां से आपको रिसीव होगी, वो पूरी की पूरी जो वैल्यूएशन है वो आपकी कैपिटल गेन हो जाएगी। तो ये भी आपके नॉलेज में होना चाहिए कि किस तरीके से अकाउंटिंग होती है इनकम टैक्स में। अब यहाँ पर आ गया, और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर आपकी कोई पर्सनल एसेट सब है जो कि डेप्रीशिएट होती है, पर्सनल एसेट, बिजनेस एसेट नहीं, पर्सनल एसेट और डेप्रीशिएट होती है, तो वो आपको अपने बिजनेस बैलेंस शीट में नहीं दिखानी है और रिपोर्ट नहीं करना है इनकम टैक्स में। लेकिन उसके लिए एक अलग से बैलेंस शीट बना के रखेंगे पर्सनल एसेट के लिए। कभी भी कोई इंक्वायरी हो जाए कि आपके पास ये कहाँ से आया, सामान कहाँ से आया, कार कहाँ से आई, बाइक कहाँ से आई, तो आप उसे दिखा सकते हैं। तो आपको अकाउंटिंग हमेशा हर साल उसकी भी बना के रखनी है, उसकी एक सेपरेट पर्सनल बैलेंस शीट बना के रखनी है। भले उसे आप इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए ताकि कभी भी आप उसे दिखा सकें, ठीक है। तो आपके सामने मैंने ये कई सारे केसेस दिखा दिए कि किस तरीके से ये सारी चीजें होंगी। और यहाँ पर अभी तक जो भी मैंने दिखाया, ठीक है, मैंने ये समझते हुए दिखाया है कि वो जो एसेट है आपकी कैपिटल एसेट, फिक्स्ड एसेट, ये जो है आपने पर्सनल नेम पर ली थी जिसके ऊपर आपने आईटीसी नहीं ली थी, या अगर आपने फर्म के नेम पर ली थी तो आपने उसके ऊपर आईटीसी नहीं ली थी। जैसे मैंने एक केस बताया था ना कि अगर आप फर्म के नेम पर भी लेकर आते हैं और मान कर चलिए आपको या तो जीएसटी डिपार्टमेंट उस पर आईटीसी अलाउ नहीं करता है, जो जीएसटी लॉ है, जैसे वहीकल के केस में आपको उसके ऊपर आईटीसी अलाउ नहीं करता है, तो आप पूरी की पूरी विथ जीएसटी अमाउंट कहाँ ऐड कर देते हैं, एसेट में ऐड कर देते हैं और उसके ऊपर पूरा डेप्रीसिएशन लेते हैं, यानी जो जीएसटी का अमाउंट है उस पर भी डेप्रीसिएशन लेते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि कुछ केस ऐसे है जिसमें कोई ऐसा पर्सन है जो कि जानता है कि उसे मतलब आईटीसी अलाउ है उस फिक्स्ड एसेट के ऊपर, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर नहीं लेता है, जबकि ये बेवकूफ़ी है, लेकिन मानकर चलिए फिर भी वो जानबूझकर नहीं लेता है, वो पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो एड ऑन कर देता है किसमें, अपनी एसेट के वैल्यू में, तो वो पूरे अमाउंट पर डेप्रीसिएशन ले लेगा। तो मैं ये मानकर अभी तक जो भी चीजें मैंने आपको सिखाई, मैंने यही मानकर सिखाई कि आपने उस प्रोडक्ट की आईटीसी नहीं ली है, आपने पूरा का पूरा वैल्यू या तो एड ऑन कर दिया है अपनी एसेट के अंदर, या आपकी वो पर्सनल नेम पर ली हुई एसेट है, तो इसीलिए मैंने इस तरीके की एंट्री दिखाई। तो एंट्री अगर मानकर चलिए कोई ऐसा एसेट है आपके पास, फिक्स्ड एसेट, जिस पे आपने जीएसटी के आईटीसी ली है, जिस पर आपने क्या ली है, जीएसटी के आईटीसी ली है, उस केस में भी एंट्रीज ऐसे ही होंगी, लेकिन वहां पर एक और एंट्री होगी। एंट्रीज ऐसे ही होंगी लेकिन वहां पर एक और एंट्री होगी। ये किस केस में मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। वैसा फिक्स्ड एसेट जिस पर आपने आईटीसी लिया है, जिस एसेट को आपने फर्म के नेम पर लिया है, और जो जीएसटी का अमाउंट है, जो भी टैक्स का अमाउंट है, उसकी आईटीसी आपने जीएसटी में ले ली है, ठीक है। तो वैसा एसेट अगर आप कभी भी बेचते हैं इन फ्यूचर, तो वहां पर एंट्रीज तो वैसे ही होंगी जैसे मैंने अभी दिखाई, लेकिन यहां पर एक और एंट्री एड ऑन हो जाएगी, क्योंकि जीएसटी लॉ के हिसाब से अगर आप किसी भी फिक्स्ड एसेट यानी कैपिटल एसेट की कोई भी आईटीसी ले लेते हैं तो आप उसे 5 साल तक नहीं बेच सकते, क्योंकि उनके हिसाब से 5 साल किसी भी एसेट की लाइफ होती है। तो 5 साल तक अगर आप उसे नहीं बेचते हैं, 5 साल के बाद जाकर बेचते हैं, खरीद डेट से 5 साल के बाद जाकर बेचते हैं, तो उसके बाद
सेम एंट्रीज होगी और कोई नेक्स्ट एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अगर 5 साल के बाद आप कोई ऐसा एसेट बेचते हैं जो कि आपने अपनी फर्म के नेम पर लिया है और जिस पर आपने आईटीसी ले ली है, तो उस एसेट पर एंट्रीज ऐसे ही होंगी जैसे मैंने अभी दिखाया और दूसरी कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसे 5 साल से पहले बेच देते हैं तो उस केस में क्या होगा कि जितनी आपने आईटीसी ली थी, मानकर चलिए आपने 100 रुपए की आईटीसी ली थी, तो इसे आपको 5 साल से डिवाइड करना होगा। यानी हर साल के लिए आपके पास कितनी आईटीसी है? आपके पास 20 रुपए की आईटीसी है। हर साल के लिए कितने रुपए की आईटीसी है? 20 रुपए के लिए आईटीसी है। तो अब आपको क्या करना है कि मानकर चलिए आपने 2.5 साल बाद बेची। कितने साल बाद बेची? 2.5 साल बाद। तो 2.5 साल के लिए आपके पास कितनी आईटीसी है? 50 रुपए की। कितनी आईटीसी है? 50 रुपए की। तो 50 रुपए की आप आईटीसी ले सकते हैं, जो कि आप पहले ही ले चुके हैं। जब आपने कैपिटल एसेट परचेज किया तभी आपने, जब आपने अपनी 3B वगैरह फाइल की तो वहां पर आपने आईटीसी ले ली। अब जो 50 रुपए की रेस्ट आईटीसी है, क्योंकि आपने 5 साल कंप्लीट होने नहीं दिए, आपने 2.5 साल में ही बेच दिया, तो अब ये जो 50 रुपए की आईटीसी है, ये आपको अपनी, जब भी आप 3B फाइल करेंगे इस एसेट को बेचने के बाद, वहां पर इस 50 रुपए की आईटीसी को आपको क्या करना होगा? रिवर्सल करना होगा। इस आईटीसी को आपको क्या करना होगा? रिवर्सल करना होगा। तो देखिए, मानकर चलिए ये जो मेरा लैपटॉप था, ये जब मैंने परचेज किया था, तो आपको पता होगा ये जब मैंने लैपटॉप परचेज किया था तो मैंने विथ जीएसटी परचेज किया था। मैंने ये मानते हुए परचेज किया था कि मैं फर्म के नेम पर ले रहा हूं और इसके ऊपर जो जीएसटी है मैं वो क्या करूंगा? गवर्नमेंट से उसकी आईटीसी ले लूंगा। ठीक है। और आईटीसी कब लेते हैं? जब आप फिक्स्ड एसेट अपने फर्म के नेम पर लेते हैं और उस पर अगर आईटीसी अलाउ होती है, तो आप आईटीसी कब लेते हैं? जब आपका जो पार्टी से आपने परचेज किया वो जब आपकी रिटर्न फाइल कर देता है, टैक्स जमा कर देता है, और 2A में जब आपको रिफ्लेक्ट होने लग जाता है और 2B में रिफ्लेक्ट होने लग जाता है, तब आप आईटीसी लेते हैं। ये आपको पता होगा। ठीक है। तो मानकर चलते हैं आपने प्रीवियस ईयर में इसकी आईटीसी ले ली, तो जीएसटी लॉ के हिसाब से 5 साल आपको कम से कम रखना था, तब उसके बाद आईटीसी रिवर्स नहीं होती। लेकिन आपने क्या किया? नेक्स्ट ईयर ही अपने एसेट को वापस बेच दिया। तो अब आपको क्या करना है? उसे डिवाइड करना है, ईयर के हिसाब से डिवाइड करना है। ठीक है। क्योंकि आपकी तो ईयर क्या थी? आपकी ईयर थी 5 साल की और आपने उसे पहले ही बेच दिया। तो यहाँ पर मैं एक बार इसकी कैलकुलेशन मुझे याद नहीं आ रही है, क्योंकि हर चीज माइंड में नहीं रहती है। अब यहाँ पर मुझे ये चेक करना है कि मंथ वाइज मुझे इसे डिवाइड करना है या ईयर वाइज डिवाइड करना है। ये खाली एक बार आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा, मुझे अभी एट प्रेजेंट याद नहीं आ रहा है। 2 चीज होती है। मानकर चलिए आपने 1 साल यानी 12 महीने में नहीं मतलब पूरे 1 साल में नहीं बेचकर आपने 14 महीने में बेचा। जब आपने एसेट परचेज की थी उसके बाद उसे 14 महीने बाद बेचा, तो यहाँ पर तो कैलकुलेशन तभी हो पाएगी जब आपका मंथ काम करेगा। यहाँ पर ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं होगी। आपको जब ईयर आप मंथ में कन्वर्ट करेंगे तभी आपकी कैलकुलेशन सही से हो पाएगी। तो मुझे यही चीज याद करनी है, तो आपको अभी मैं यही चीज लेते हुए बता रहा हूँ, मैं मंथ के हिसाब से बता रहा हूँ। मानकर चलिए कोई एसेट आपने 60 महीने यूज करनी थी, 5 साल का मतलब 60 महीने, और आपने उसे कितने महीने में बेच दिया? 14 महीने में बेच दिया। तो अब आपके केस में क्या होगा? कितनी आईटीसी आपको रिवर्स करनी होगी? तो देखिए, मैंने 50,000 की वैल्यूएशन की एसेट परचेज की थी, उसके ऊपर मेरा जो टैक्स लगा था 4,500 यानी टोटल 9,000 लगा था। 9,000 डिवाइड इनटू होगा मेरा, मानकर चलिए 14 मैंने यूज किया ना, 14 मैंने यूज किया, डिवाइडेड बाय 60। 2100 रुपए का मैंने आईटीसी यूज कर लिया, क्योंकि मैंने 14 महीने उस एसेट को यूज किया। तो अब 9,000 में से 2100 रुपए घटा देते हैं, कितना बचा? 6,900। 6,900 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये एसटीसीजी बोल रहा हूँ, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी का टोटल था 9,000, तो डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। तो यहाँ पर 3450 सीजीएसटी, 3450 एसजीएसटी मुझे क्या करनी होगी? गवर्नमेंट को रिवर्स करनी होगी। तो रिवर्स तो हम जाके जीएसटी पोर्टल पे कर देंगे 3B के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर एंट्री तो करनी पड़ेगी ना मैं जर्नल वॉचर में, तो जिस डेट को भी हम ये सोल्ड कर रहे हैं एसेट, तो उसकी एंट्री पास कर लेंगे। जैसे मानकर चलिए कैश में सोल्ड किया। अब यहाँ पर इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने किस वैल्यूएशन में सोल्ड किया है। जीएसटी के केस में यहाँ पर इसे उस बात से कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीजें इनकम टैक्स देखता है, जीएसटी नहीं। मानकर चलिए 30,000 की थी, आपने 30,000 में ही सोल्ड की लैपटॉप। ठीक है, सोल्ड किया। और यहाँ पर अभी मैं 14 महीना मान के चल रहा हूँ, आप डेट पर ध्यान नहीं दीजिएगा। यहाँ पर मैं ऐसे मानकर चल रहा हूँ कि आपने 14 महीने के बाद बेचा है। डेज काउंट नहीं होते हैं, मंथ काउंट होता है। ठीक है, डेज अब 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, मंथ मेन काउंट होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है?
एक एंट्री पास करनी है रिवर्सल की। और यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि एक बार आप जाकर चेक कर लीजिएगा नेट पर कि इसे मंथ में कन्वर्ट करना जरूरी है या ईयर के हिसाब से ही हम डिवाइड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मंथ के हिसाब से ही होना चाहिए, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि एट प्रेजेंट मुझे याद नहीं है। आप जाकर गूगल पे या यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, आपको पर्टिकुलरली इसके लिए वीडियो मिल जाएगी कि रिवर्सल करने के लिए क्या कैलकुलेशन करती है मतलब गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, मैं एक लेजर बनाता हूँ, ITC रिवर्सल ऑन कैपिटल एसेट। ठीक है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा मेरा और इस पर GST वगैरह नॉट एप्लीकेबल होगी। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा 3450 मैंने बोला था ना, टोटल कितना बोला था 6900 था मेरे हिसाब से, हाँ 6900। और उसके बाद अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, CGST 3450 और SGST 3450, यानी अब ये जो मेरा अमाउंट है ये मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। यहाँ पर जो टैक्सेस के लेजर मैंने लिए हैं, यहाँ पर अगर आप आउटपुट CGST और SGST यूज करते हैं तो आप यहाँ पर आउटपुट वाला लेंगे, इनपुट वाला नहीं। और अगर आप नॉर्मल कॉमन ये टैक्सेस के लेजर यूज करते हैं तो आप CGST और SGST ले सकते हैं। ये मैंने जो क्रेडिट किया तो ये आउटपुट साइड जाकर खड़ा हो जाएगा। तो अब मुझे ये क्या करना है, या तो अपनी जो पहले से मेरी ITC आ रही है पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, उसके साथ एडजस्ट कर देना है, या मुझे इसे कैश में पे कर देना है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक काम करेंगे, जैसा आपके केस में आ जाए सिचुएशन उस हिसाब से करेंगे। इस तरीके की एंट्री होगी। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया कि वो एसेट जो कि आपने फर्म के नेम से लिया है, जिसके ऊपर ITC अलाउड है और आपने ITC क्लेम कर ली है 3B में, तो अब आपका अगर आप 5 साल के बाद बेचते हैं तब तो कोई बात नहीं, तब तो वही एंट्री होगी जो मैंने प्रीवियस एंट्री दिखाई आपको सेल एसेट को सेल करने की। और फिर जो इनकम टैक्स में जो भी उसके लिए आपको मैंने चीज़ें बताई वो वैसे ही होंगी। लेकिन अगर आपने उसे 5 साल से पहले बेच दिया है तो आपके पास एक एंट्री एक्स्ट्रा ये आ जाएगी जिसमें आपको ITC को रिवर्सल करना पड़ेगा उस कैपिटल एसेट के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री होगी। तो ये अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो मेरा लैपटॉप था उसकी एंट्री को भी मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी। अब आ जाइए, मान कर चलिए कि मैं कोई एक नया एसेट परचेज करता हूं इस साल भी, ऐसा हो तो सकता है ना कि मैं नया एसेट परचेज करूं। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक और चीज ये ध्यान रखिएगा, अब जो ये आपकी मोबाइल है जो प्रीवियस ईयर में क्या किया था मैंने, इसके ऊपर 7.5% डेप्रीसिएशन चार्ज किया था। अब मेरा जब ये इस ईयर में आ जाएगा तो इसके ऊपर डेप्रीसिएशन क्या चार्ज होगा, इसके ऊपर पूरा मेरा डेप्रीसिएशन का जो रेट है 15% पूरा चार्ज होगा। तो पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं डेप्रीसिएशन का, कि जैसे ये मानकर चलिए वैल्यूएशन कितनी है 90,375 की, तो 90,375 का 15% 13,556 रुपए। इस तरीके से अब आप डेप्रीसिएशन पास करेंगे 31 मार्च 2025 में इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो अभी मेरे सामने करंट आपको लैपटॉप पे दिखाई दे रही है। ठीक है, और डेप्रीसिएशन की एंट्री कैसे होगी, जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताई है उस तरीके से ही होगी। अब यहां पर मानकर चलिए कि ये जो एसेट है आपका, अब यहां पर एक एसेट आप और परचेज करते हैं, तो यहाँ पर मैं GST के बिना वाला ही ले लेता हूँ। GST वाला तो मैंने इसलिए लिया था कि ताकि आपको ये सिर्फ समझा पाऊँ कि अगर GST वाला कोई एसेट है तो आप उस केस में कैसे एंट्रीज करेंगे। तो अब मैं बिना GST वाला ही ले रहा हूँ। मान लीजिए मैंने पर्सनल नेम पर ही कोई एसेट ले लिया। ठीक है, GST पर लेने पे ज़्यादा बेनिफिट होता है, ये याद रखिएगा। लेना आपको, अगर आपके पास GST नंबर है तो आपको GST नंबर पर ही चाहिए। अगर आप बिजनेस में यूज़ करेंगे तो आपको उसी पर लेना चाहिए। तो आपको क्या होता है कि जो टैक्स का अमाउंट है वो इंस्टेंटली मिल जाता है और डेप्रीसिएशन तो मिलता ही है। ठीक है, यहाँ पर मानकर चलिए मैं इसी पार्टी से ले रहा हूँ, मैं बार बार एक ही पार्टी को चूज कर रहा हूँ ताकि इजी हो जाए अकाउंटिंग। अब यहाँ पर मैं एक मानकर चलिए डेल का लैपटॉप ला रहा हूँ। इस तरीके से आप आगे में लिख भी देंगे ब्रांड नेम, ताकि आपको पता रहे। कई बार मॉडल नंबर है तो उसके थ्रू भी आप पता कर पाएँ कि कौन सा है नहीं है। अब यहाँ पर ये क्या है, मेरा फिक्स्ड एसेट है, तो इसके लिए ब्लॉक वही वाला लेना होगा मुझे जो मैंने 40% वाला लिया है, ब्लॉक ही ले लेंगे। और यहाँ पर मैं ये GST वगैरह नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने पर्सनल नेम पर लिया है, ये मानते हुए मैं एंट्री कर रहा हूँ। ये मानकर चलिए मैंने 90,000 रुपये में लिया विथ टैक्स। ठीक है, मैंने टैक्स की वैल्यू भी इसमें डाल दी, और कोई अगर एसेसरीज वगैरह लगाई तो वो भी मैं इसी में डाल दूंगा। ठीक है, जो इसके साथ एड ऑन हो जाएगी, अलग से नहीं है। अलग से हो तो अगर मानकर चलिए जैसे आप हार्ड डिस्क लेते हैं 11,000 12,000 की या 5,000 की लेते हैं, वो अलग से है, वो उसके साथ तो कनेक्टेड नहीं होती है ना, इसके अंदर तो इंस्टॉल नहीं होती है, तो उसकी एक अलग आप बना देंगे।
लेजर, और वो भी फिक्स्ड एसेट होगा क्योंकि वो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, तो वो भी फिक्स्ड एसेट होगा। प्रिंटर लेते हैं तो वो भी फिक्स्ड एसेट होगा, और उन सब के ऊपर क्योंकि वो कंप्यूटर से रिलेटेड और कनेक्टेड आइटम्स हैं तो 40% डेप्रिसिएशन ही चार्ज होगा। ठीक है, बाकी आप डेप्रिसिएशन का रेट कुछ सालों में या कई कई सालों में बदलते रहता है, तो वो आप चेक कर लेंगे वेबसाइट पर जाकर। कंप्यूटर्स के केस में 40% होता है बेसिकली, और अगर जैसे फर्नीचर्स वगैरह उस केस में 10% होता है, उसमें इंक्लूडेड एसी वगैरह सब कुछ होता है। जैसे व्हीकल्स वगैरह हो गई, मोबाइल्स वगैरह हो गई, इन सब के ऊपर 15% होता है। और इसके अलावा जो ट्रेडमार्क वगैरह हो गया, यानी जो इनटेंजिबल एसेट है, उसके ऊपर 25% होता है। ठीक है, अलग अलग रेट्स होते हैं, वो आप चेक कर लेंगे। इजी वे में अगर आपको नहीं मिल पाए तो यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें भी आपको वो बता देते हैं क्या रेट्स चल रहे हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, अब आ जाइए, मेरे पास ये एसेट आ गया, तो अब मेरी ये ब्लॉक की कीमत बढ़ गई, 1,80,000 रुपए हो गई। तो यहाँ पर तो आपको अलग अलग दिख रहा है, लेकिन जब इनकम टैक्स में माना जाता है तो वहां पर ऐसे नहीं माना जाता अलग अलग, वहां पर सिर्फ कैलकुलेशन में माना जाता है कि 1,80,000 मेरी इस ब्लॉक की कीमत हो गई। अब जो मैं बेचूंगा, तो जैसे मैंने प्रीवियसली आपको दिखाया उसी हिसाब से मेरा क्या होगा, सोल्ड होते चला जाएगा। ठीक है, मानकर चलिए मैं यहाँ पर एट प्रेजेंट ही, अगर मानकर चलिए मैं 90,000 में कोई आइटम बेच देता हूँ, मैं मानकर चलिए ये दोनों को बेच देता हूँ, ये जो कंप्यूटर और ये जो लैपटॉप पुराना है, इस दोनों को बेच देता हूँ, तो मेरी ब्लॉक की कीमत क्या बचेगी, 90,000 में अगर मैं बेचता हूँ तो 90,000 क्योंकि मुझे मिले हैं कैश में या बैंक के थ्रू, तो मेरी ये ब्लॉक की कीमत अब 90,000 बचेगी। तो डेप्रिसिएशन मुझे किसके ऊपर मिलेगा, 90,000 के ऊपर मिलेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत से लोग इसीलिए तो मतलब ऐसा नहीं है कि बेच देते हैं कैश में और दिखाते नहीं गवर्नमेंट को ताकि वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाए। हाँ, इसलिए बहुत से लोग ऐसा करते हैं, गवर्नमेंट को नहीं दिखाते अगर वो कैश में बेचते हैं, तो वो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेते रहते हैं ताकि उनको कुछ ना कुछ बिजनेस के ऊपर बेनिफिट होती रहे। ठीक है, और कई बार वो अपनी कैपिटल गेन बचाने के लिए, मान लीजिए कैश में बेच दिया और उन्हें क्या हो रहा है, एक्चुअल में कैपिटल गेन हो रही है, मान लीजिए ज्यादा वैल्यूएशन में बेच दिया, तो वो कैपिटल गेन बचाने के लिए भी ऐसा करते हैं। ठीक है, नहीं बताते, लेकिन मैं यहाँ पर एक्चुअल अकाउंटिंग बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जब भी आपने बेचा है आप उसे यहाँ से रिड्यूस करेंगे, तो उसके बाद जो ब्लॉक की कीमत बचेगी उसके ऊपर ही आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सिर्फ 2 ही केस होते हैं बेसिकली जिस पर क्या होता है कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस होता है, जो कि मैंने आपको बताया, या तो पूरा ब्लॉक खत्म हो जाए, उसके बाद बराबर में अगर खत्म हो जाएगा तो कोई बात नहीं, जितने का ब्लॉक की कीमत उतने में ही आपने बेच दिया, तब तो ना लॉस होगा ना गेन होगा, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी क्योंकि वैल्यूएशन आपकी क्या हो गई, ब्लॉक की कीमत 0 हो गई। ठीक है, WDV 0 हो गई। लेकिन अगर मानकर चलिए वो जो एसेट है वो ज्यादा में बिक गया तो कैपिटल गेन हो जाएगी, अगर कम में बिका तो कैपिटल लॉस हो जाएगी, या उसमें से कोई एक एसेट ऐसा है जो कि पूरी ब्लॉक की कीमत से ज्यादा में बिक गया, जैसे अभी आपने ये नया लैपटॉप परचेज किया 90,000 का फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये मानकर चलिए आपने 1,80,000 से ज्यादा में बेच दिया या 1,80,000 में बेच दिया, तो ये पूरा ब्लॉक ही मेरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर एक एक एसेट को पार्टिकुलरली अलग अलग नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि एक केस को छोड़कर बाकी सारे केस में और बाकी सारे पर्सन्स के ऊपर जो ये कैलकुलेशन यूज होती है, ये WDV मेथड यूज होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको ब्लॉक मानकर चलना है, यहाँ पर सेपरेट स्टॉक मानकर नहीं चलना है। सिर्फ SLM जो लोग डेप्रिसिएशन SLM मेथड के थ्रू घटाते हैं, वो सिर्फ पावर जनरेटिंग जो लोग यूनिट्स होती हैं उन्हीं को मिला हुआ है, बाकी किसी को नहीं मिला हुआ है। वहां पर वो लोग सेपरेट जो एसेट है वो लेकर चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने जो भी क्लियरिटी हो सकती थी, मेरे हिसाब से जितना भी मैंने नॉलेज एक्वायर किया एक एक पार्टिकुलर चीज़ों पर, वो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है वीडियोस मतलब मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई हो, और साथ में हो सकता है कि मैंने कहीं पर कुछ मिस्टेक कर दी हो बोलने में, तो उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, आप मेन चीज़ पर समझेंगे कि मैंने आपको क्या समझाया और ये कितनी वैल्यूएबल नॉलेज हो सकती है आपके लिए अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी चीज़ें मैंने बताई है फॉर एजुकेशन पर्पज़ बताइए, आपको सिर्फ सिखाने के लिए बताइए। बाकी कुछ भी करने से पहले एक बार आप जो भी आपके टैक्स कंसल्टेंट हैं, लॉयर, CA जो भी हैं, उनसे एक बार आप एडवाइस ले लेंगे, उनसे राय लेने के बाद ही इनकम टैक्स पोर्टल पर करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जितना मैंने बताया, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने अपने हिसाब से, मुझे लगता है मैंने आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी अगर कोई गलती हो गई है बाई मिस्टेक बोलने वगैरह में, तो उसे आप इग्नोर करेंगे और आप मेन चीज को समझेंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूजफुल हुई होगी। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।